ज्योग्राफी अफेयर्स में आपका स्वागत है। ह्यूमन ज्योग्राफी के चैप्टर 8 ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे 1 to 7 वीडियोस को जो हमने ह्यूमन ज्योग्राफी के अपलोड करे हुए हैं वो आपने नहीं देखे हुए हैं तो इनको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर उसी का बेस होने वाला है। और इस चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के अंदर हमने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी डिटेल को कवर किया हुआ है। और अगर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ट्रांसपोर्ट क्या है ना, एक फैसिलिटीज़ है जिसकी वजह से हम एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक का पहुंचा सकते हैं। इसके बाद ट्रांसपोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट के टाइप। ठीक है, तो टाइप्स को ही हम इसके अंदर देखने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट को डीपली देखेंगे तो टाइप्स को ही देखेंगे। तो टाइप्स कैसे होंगे, रोड, रेल, वाटर और एयर। तो ये क्या है, आपके टाइप्स हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ओके, ट्रांसपोर्टेशन इन्हीं पे डिपेंड करता है। ओके, तो ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन को देख लेते हैं एक बार। तो ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट एक सर्विस है या एक फैसिलिटीज़ है जो काम आती है किस चीज़ के, टू कैरेज अ पर्सन गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर यूजिंग ह्यूमंस, एनिमल्स और डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल्स। ट्रांसपोर्ट की मदद से हम इंसानों को या गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक कर ले जाते हैं। यहाँ पर हम हेल्प ले सकते हैं किसकी, ह्यूमंस की या एनिमल्स की या डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स की हेल्प ले सकते हैं। सिंपली जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसी को डेफिनेशन की फॉर्म में लिख रखा है। ठीक है, सच अ मूवमेंट टेक प्लेस फ्रॉम लैंड। मूवमेंट किससे होता है, लैंड से होता है, वाटर से हो सकता है या एयर से हो सकता है। ओके, इसके बाद रोड्स एंड रेलवेज फॉर्म पार्ट ऑफ लैंड ट्रांसपोर्टेशंस। जब हम लैंड ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट क्या हो गया आपका, यहाँ पे रोड और रेलवेज। ओके, बाद एक और नया टाइप है वो है पाइपलाइन। ठीक है ना, पाइपलाइन मतलब जैसे आप पेट्रोल वगैरह, ठीक है ना, यहाँ पे ये पाइपलाइन बिछी हुई है पिलर्स के ऊपर। ठीक है, तो ये पाइपलाइन क्या है, नेचुरल गैस, पेट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह तक का ले जाने का काम करती है। जो मेनली जो नेचुरल गैस जाती है, ट्रांसपोर्ट होती है, वो पाइपलाइन की मदद से ही होती है। ओके, इसके बाद व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्या है भैया, बहुत सारे नोड्स हैं। नोड्स मतलब कि पॉइंट हो गए, उन पॉइंटों को जोड़ने वाली क्या है, चीज़ है क्या, ट्रांसपोर्ट। और जो पॉइंट को जोड़ रहा है इसको हम बोलते हैं क्या, लिंक। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह को, नोड को आप जगह समझिए और लिंक को आप रोड समझिए, यही क्या है आपका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ठीक है ना। ओके, आफ्टर दिस हम देखेंगे कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या हो सकते हैं और उनको डीपली देखेंगे कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, उनके अंदर क्या क्या आ सकता है। ठीक है ना, उनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप। ओके, तो सबसे पहले आता है इसमें लैंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, जो ज़मीन में ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब लैंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कुछ चीज़ जान लेते हैं। सबसे पहले जो लैंड ट्रांसपोर्टेशन है, इस मोस्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज टेक प्लेस फ्रॉम लैंड ट्रांसपोर्टेशन। सबसे ज़्यादा जो सर्विसेज हमारी यूज़ होती है वो लैंड ट्रांसपोर्टेशन से ही होती है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है। इन अर्ली डेज ह्यूमन देमसेल्फ पर कैरियर। जो हम पहले समय की बात करते हैं तो उस समय पे क्या था, ह्यूमन्स ही कैरियर थे, यानी जो इंसान ही है वो एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाने के काम में आते थे। बाद में क्या हुआ, लेटर एनिमल वर यूज्ड एट्स बीस्ट ऑफ बर्डन। बाद में जो इंसानों का सामान था उनको ले जाने के लिए जब लोगों ने जानवरों के बारे में जानना सीखा और उनके बारे में और चीज़ें जानी तो पता लगा कि उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या है। तो उनकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से हम लोगों ने एनिमल्स को यूज़ करने लगे, किस चीज़ के लिए, बीस्ट ऑफ बर्डन, यानी कि अपना सामान उन पर लादने लगे। ओके, इसके बाद विद द इन्वेंशन ऑफ 2 व्हील्स द यूज़ ऑफ कार्ट एंड वैगन्स बिकम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जब पहिए का आविष्कार हुआ बाद में चल के, तो उसके बाद कार्ट वगैरह जैसे जो ये ठेले वगैरह होते हैं जो, या वैगन्स जो गाड़ी होती है, ठीक है ना, जिसको जानवर खींचते हैं। ठीक है, पहियों के आविष्कार के बाद ये चीज़ें क्या हुई, ये आपकी यूज़ होने लगी किसमें, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। ओके, इसके बाद क्या है, द रिवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट केम आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। जब स्टीम इंजन बन गया आपके पास, वो जो कोयले से चलता था, उसके बाद क्या हुआ कि लैंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या हुआ, एक तरीके का बहुत ज़्यादा बूम आया। ठीक है, एक तरीके से रिवोल्यूशनाइज्ड हो गया वो। ओके, इसके बाद जो फर्स्ट पब्लिक रेलवे है लैंड ट्रांसपोर्टेशन पे, वो ओपन हुई थी 1825 में बिटवीन स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन। ठीक है, स्टॉकटन और डार्लिंगटन एक जगह है, वहाँ पे सबसे पहले वर्ल्ड की क्या चली थी, रेल लाइन चली थी। ठीक है, कहाँ है ये, इंग्लैंड में है। ओके,
आफ्टर दिस रेलवे बिकम द मोस्ट पॉपुलर एंड फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द 19th सेंचुरी। रेलवे जो आपका मोस्ट पॉपुलर और फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कब बना? 19th सेंचुरी में बना। तो ये सब क्या होता है? ये कुछ पॉइंट है लैंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। एग्जाम में आएगा, आपसे कैसे लिखोगे भैया एग्जाम में लैंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में? तो आपके पास कुछ पॉइंट होने चाहिए ना, उन पॉइंट को ही बेस बना के आप एक आंसर लिखने वाले हो। तो यही क्या आपके बेस है यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सा है, ज़्यादा टफ नहीं है। लैंड ट्रांसपोर्ट क्या है? गुड्स और सर्विसेज को ले जाने का सबसे इंपॉर्टेंट जरिया है। पहले ह्यूमन ही कैरियर थे, बाद में एनिमल कैरियर्स बन गए, ठीक है। कार्स और वैगन क्या है, व्हील के आने के बाद इनका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होने लगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे बाद में स्टीम इंजन बना। तो सबसे पहले स्टीम इंजन कब बना था? 1925 में। MCQs के लिए इंपॉर्टेंट हो गया ये, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक का? स्टॉकटन टू डार्लिंगटन रट लेना है इसको पूरा अच्छे से, ओके। इसके बाद रेलवे बिकम द मोस्ट पॉपुलर एंड फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में क्या हुआ? रेलवे सबसे ज़्यादा पॉपुलर और फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन गया, ओके। इतने समझ गए लैंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। अब आगे देखते हैं, ओके। तो इसके बाद कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो देख लेते हैं थोड़ी सी NCERT के अंदर से। जैसे यहाँ पर क्या है कि हॉर्सेस आर यूज्ड एज ड्रॉट एनिमल इवन इन द वेस्टर्न कंट्रीज़। जो वेस्टर्न कंट्रीज है जैसे यूरोप वगैरह, वहाँ पे जो हॉर्सेस हैं, हॉर्सेस क्या है कि बहुत लंबी दूरी तक का आपका ट्रैवल कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो हॉर्सेस को लोगों ने यूज़ किया एज अ ड्रॉट एनिमल अपनी कंट्री में। और इसके अलावा जो डॉग्स हैं और जो रेनडियर है, ठीक है, ये आपको नॉर्थ अमेरिका या जो नॉर्थन जो एज होता है हमारा, नॉर्दर्न लैटिट्यूड है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए डॉग वगैरह आपने देखे होंगे मूवी में, डॉग हो गया, रेनडियर। नॉर्थ अमेरिका में जहाँ बर्फ़ पड़ी होती है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का जरिया होता है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में, या आप नॉर्थ यूरोप भी कह सकते हैं, या साइबेरिया वाला रीजन जहाँ बर्फ़ वगैरह पड़ी रहती है, वहाँ पर ये यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना, गाड़ी वाड़ी चलाने के लिए। जैसे यहाँ पर लिखा है कि ड्रॉ सेल्जेस, ठीक है, ओवर स्नो कवर्ड ग्राउंड, ओके। इतने समझ गए मेरे ख्याल से। इसके बाद मूल्स आर प्रिफर्ड इन द माउंटेनस रीजन। भैया माउंटेन रीजन में चढ़ाई होती है ना, स्टीप होता है यहाँ पे, तो यहाँ पर एक जानवर चाहिए जो भारी सामानों को ले जा पाए। तो जो ये मूल्स है ना, ये गधे जिसको हम बोलते हैं, ये काफ़ी मेहनती होते हैं। इनके ऊपर आप भारी भारी सामान लाद दोगे, ये उसको ले जा देंगे आसानी से। आसानी से क्या मतलब, ले जा देंगे, ठीक है ना। तो माउंटेन में इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा जो कैमल्स हैं आपके, ऊँट वगैरह, आर यूज फॉर द केवरस मूवमेंट इन द डेजर्ट, ठीक है। जो मूवमेंट करने के काम आते हैं कहाँ पे? जो आपके रेगिस्तान वगैरह होते हैं वहाँ पे। और इन इंडिया में स्पेशली जो बुलॉक्स हैं, मतलब जो बैल वगैरह हैं, ये काट को, जो गाड़ियाँ होती है ना, जो वो खींचने वाली गाड़ियाँ होती है, उनको खींचने के काम में आते हैं क्या, बैल वगैरह। आपने कई सारी मूवीज़ में देखा भी होगा पुरानी वाली। अब तो बहुत कम यूज़ होते हैं, या यूज़ होते भी होंगे तो गाँव में होते हैं, शहर में तो बिल्कुल नहीं होते, और अब गाँव में भी नहीं होते वैसे यूज़ ही, लेकिन एक समय होते थे। तो ये क्या है ना, एक बार पढ़ लेना है इसको कि पैक एनिमल क्या होते हैं करके, ठीक है। इनका यूज़ कहाँ पे कैसे होता है, हो सकता है कि 1 नंबर या 2 नंबर में आ जाए, ठीक है। या आपसे ऐसे पूछ ले कि मूल्स का यूज़ कहाँ पे होता है, कौन सी लोकेशन में होता है, तो कहाँ होता है? माउंटेन में होता है। अब CUET में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत कॉमन है, सामने ही लिखा है, लेकिन आपको याद नहीं आएगा उस वक्त पे। तो अभी एक बार अच्छे से पढ़ लो, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ओके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो लैंड ट्रांसपोर्टेशन था, उसका जो सबसे मेन पार्ट है वो है आपका रोड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो रोड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ पॉइंट वगैरह हैं इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं, NCERT के तो सारे के सारे ही हैं, ओके। तो रोड ट्रांसपोर्टेशन क्या है? सबसे पहले रोड के सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक है, ठीक है, मतलब पैसा बहुत कम लगता है यहाँ पे, और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काफ़ी अच्छा है इन कंपैरिजन टू द रेलवे, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी यूज़ होता है, नेशनल हाईवेज भी होते हैं, बट क्या है कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। किसकी कंपैरिजन में? रेलवे की कंपैरिजन में, ओके। इसके बाद जो फ्राइट ट्रांसपोर्ट बाय द रोड्स इज़ गेनिंग इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ ऑफर्स डोर टू डोर सर्विसेज। भैया रेलवे जो है वो आपकी घर से किसी और के घर तक नहीं जाएगी, घर से घर तक का क्या जा सकता है? रोड जा सकती है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है अनमेटल्ड रोड दो सिंपल इन कंस्ट्रक्शन आर नॉट अफेक्टिव एंड सर्विसेबल ऑल सीजन। कुछ प्रॉब्लम भी आती हैं, जैसे जो पक्की सड़कें नहीं होती है, कच्ची सड़कें होती है, जब आपके पास जो सीज़न है वो फेवरेबल नहीं है, कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो ऐसे समय में क्या होता है कि इन रोडों का आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इवन द मेटल्ड वन, जो मतलब थोड़ी मजबूत रोड होती है, जो प्रॉपरली बिल्डअप है, ठीक है, वंस आर सीरियसली हैंडीकैप्ड ड्यूरिंग द हैवी रेनफॉल एंड फ्लड। जब बारिश का टाइम आता है, बाढ़ आ जाती है, तब इन रोडों का भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। अब ऐसा क्यों बताया इन्होंने, नेक्स्ट स्टेप में जानेंगे। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट इसलिए दिए गए हैं क्योंकि जो हार्श कंडीशन है वहाँ पे आपके जो रेल ट्रैक्स हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट सॉल्यूशन हो जाते हैं आपका ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। बट द रेल किलोमीटरेज बिकम स्मॉल कैन नॉट सर्व द नीड ऑफ वास्ट एंड डेवलपिंग कंट्रीज एट द लो कॉस्ट। पर क्या होता है कि जो रेल वगैरह होती है
ये आपका थोड़ी महंगी होती है। तो इस वजह से क्या है कि आपकी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो उनमें क्या होता है कि ज़्यादा मतलब उनके लिए एफिशिएंट नहीं है। अब भारत का एग्जांपल यहाँ पर दे या ना दे ये थोड़ा सा दिक्कत भरा बात है, क्योंकि भारत में क्या है कि जो रेल वगैरह है काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये एक इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश कर रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, तो उनके लिए रेल को बनाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। ओके, उनको डेवलप करना काफ़ी ज़्यादा। ओके, इसके बाद क्या है, रोड्स देयरफॉर प्ले अ वाइटल रोल इन नेशनल ट्रेड। ठीक है, रोड का जो मेन रोल होता है किसमें होता है, वो नेशंस के ट्रेड में होता है और कॉमर्स में होता है। एंड फॉर प्रमोटिंग टूरिज़्म, जो टूरिज़्म वगैरह प्रमोट करने में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किसका, रोड का। क्योंकि भैया खुद ही सोचो ना, एक जगह से आपको दूसरी जगह पर जाना है, जब रोड अच्छी होगी तभी तो जा पाओगे ना, वरना कैसे जाओगे वहाँ पे। जब रोड अच्छी होगी तो जाओगे तो उनकी इकोनॉमी को क्या कर रहे हो आप, बूस्ट कर रहे हो उस जगह की जहाँ आप जा रहे हो, अपने पैसे खर्च करके वहाँ पे। ओके, इसके बाद वर्ल्ड टोटल मोटरेबल रोड लेंथ इज़ ओनली 15 मिलियन किलोमीटर। जो आपकी चलने लायक रोड है आपकी वहाँ पे, मजबूत रोड, मोटरेबल जो रोड है वो खाली 15 मिलियन किलोमीटर है। अब ऐसा क्यों दिया गया है, क्योंकि जो 15 मिलियन किलोमीटर है उनमें से जो आपका 33% है वो खाली आपका नॉर्थ अमेरिका में है। कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में। इससे हम क्या समझते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में क्या है कि रोड डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। ओके, द हाइस्ट रोड डेंसिटी एंड द हाइस्ट नंबर ऑफ व्हीकल, ठीक है, हाईएस्ट रोड डेंसिटी एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हीकल आर रजिस्टर्ड इन द नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा व्हीकल भी है लोगों के पास और रोडों की डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा है इन कंपेयर टू द वेस्टर्न यूरोप। जब हम वेस्टर्न यूरोप से कंपेयर कर लो या पूरी दुनिया से ही कंपेयर कर लो, तब भी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी आपको रोड डेंसिटी, नॉर्थ अमेरिका में। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा रोड डेंसिटी कहाँ है, क्या लिखोगे, नॉर्थ अमेरिका में। रोड्स के बारे में लिखना होगा तो ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ओके, आफ्टर दिस व्हाट इज़ ट्रैफिक फ्लो। तो ट्रैफिक फ्लो क्या होता है, traffic on road has increased dramatically in recent year. When the road network cannot cope up with the demand of traffic, congestion occurs. ठीक है, most of the cities of the world have been facing the problem of congestion. तो ट्रैफिक फ्लो क्या है भैया, ट्रैफिक फ्लो के अंदर वो ट्रैफिक के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है कि आजकल लोगों के पास गाड़ियाँ वगैरह बहुत आ गई है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि आजकल रोड में ट्रैफिक की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, और जो आपका रोड जो है वो आपके बढ़ता हुआ जो ट्रैफिक है, यानी कि बढ़ती हुई जो गाड़ियाँ हैं ना, उसके साथ कई बार कोप अप नहीं कर पाता है। खुद सोच के देखो ना, रोड तो उतनी ही है, ठीक है, बस गाड़ियाँ बढ़ती जा रही है, बढ़ती आ रही है, बढ़ती आ रही है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम आ रही है। और यही क्या है, आज के समय पे एक मेजर प्रॉब्लम है वर्ल्ड के लिए, कंजक्शन हो जाना, जाम वगैरह लग जाना ट्रैफिक में। ओके, तो ये सब क्या था, ये कुछ रोड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, डोर टू डोर सर्विसेज देती है। अनमेटल रोड क्या है कि अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है पूरे साल भर। इवन जो आपका बारिश के समय, बाढ़ के समय पे क्या होता है कि मेटल रोड भी अच्छे से काम नहीं कर पाती है। तो रेल क्या है यहाँ पर अच्छा सॉल्यूशन है, पर रेल क्या है, एक मेजर प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि पैसा वगैरह नहीं है उनके पास और कम दाम में वो लोग रेल ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद क्या देखा हमने, रोड का एक मेजर रोल होता है किसमें, टूरिज़्म है, ठीक है, या नेशनल ट्रेड में। इसके अलावा क्या देखा हमने, नॉर्थ अमेरिका में 33% क्या है, दुनिया का रोड नेटवर्क है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा डेंसिटी है रोड की और जो गाड़ियों की वो कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में। फिर क्या देखा हमने, ट्रैफिक फ्लो क्या होता है। होप कि इतने समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है वो रोड के अंदर ही है। तो रोड बहुत टाइप की होती है, एक आपका हाईवेज है जो रोड के टाइप में आता है। ओके, तो हाईवेज क्या है, हाईवेज आपके जो एक इंपॉर्टेंट, जो जैसे एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कनेक्ट करने वाला जो काफ़ी एडवांस, जो काफ़ी अच्छा क्या होता है, आपका रोड नेटवर्क होता है। ठीक है, उसको हम हाईवे बोलते हैं। ठीक है ना, हाईवे बहुत एडवांस होता है इन कंपेरिजन टू द अदर टाइप ऑफ रोड्स। ओके, तो हाईवे को डिटेल में देखते हैं यहाँ पे। हाईवे क्या है, हाईवे आर मेटल रोड कनेक्टिंग डिस्टेंस प्लेसेस। ठीक है, जो दूर की प्लेसेस होती है उनको कनेक्ट करने के काम आता है क्या, हाईवे। दीज आर 80 मीटर वाइड एंड सेपरेट ट्रैफिक लेन्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर, ठीक है, ड्यूल कैरेज टू फैसिलिटेट द अनइंटरप्टेड ट्रैफिक फ्लो। तो ये क्या होते हैं आपके हाईवे वगैरह। हाईवे क्या है, मतलब एक पूरा, मतलब इसमें ट्रैफिक लेन्स होगा, ब्रिजेस भी हो सकते हैं, फ्लाईओवर भी होंगे जो आपको पता है, ठीक है ना, ड्यूल गैरेजेस होगा, ठीक है ना। तो जिसके वजह से क्या होता है कि इसमें ट्रैफिक जो है वो अच्छे से फ्लो करते रहता है, क्योंकि जो आपका हाईवेज है, खुद सोचो ना, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कनेक्ट कर रहा है, तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो अच्छी क्वालिटी का बने इसलिए हम उसमें फ्लाईओवर, जो ड्यूल गैरेजेस हैं या डिफरेंट लेन्स हैं उनको ऐड करते हैं, ताकि ट्रैफिक क्या है बीच में रुके ना। तो इससे हम क्या समझे कि हाईवे क्या है, एक बहुत फास्ट कनेक्टिंग थिंग है। ओके, आफ्टर दिस इन डेवलप्ड कंट्रीज ईच सिटी एंड पोर्ट लिंक्ड थ्रू हाईवे। जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है वहाँ पे जितने भी जो सिटीज़ के पोर्ट वगैरह हैं वो आपके हाईवे के साथ जुड़े होते हैं। आफ्टर दिस इन नॉर्थ अमेरिका हाईवे डेंसिटी इज़ हाई
नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो हाईवे की डेंसिटी है काफ़ी ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है कि आपको 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 0.65 किलोमीटर की रोड मिल जाएगी। इससे हम क्या समझ सकते हैं कि रोड डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है वहाँ पे। इनफैक्ट जो जितनी भी प्लेसेस है वहाँ पे तो उसमें से कोई भी प्लेस ऐसी नहीं है जो 20 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी रखती हो हाईवे के साथ। यानी आप नॉर्थ अमेरिका में किसी भी पॉइंट में है पूरे नॉर्थ अमेरिका के अंदर, तो वहाँ पर क्या है कि आपको बस कहीं से भी अगर आप रास्ता भूल जाते हैं तो आपको 20 किलोमीटर आगे जाना है, आपको कोई ना कोई हाईवे मिल जाएगा। इतनी डेंसिटी है वहाँ पे हाईवे की। ओके, इसके बाद अगर हम जो बेसिक वगैरह है हाईवेज़ का वो हम समझ चुके हैं। तो इतना तो समझिए हम लोग हाईवेज़ वगैरह क्या होते हैं, ठीक है ना। थोड़े बहुत एग्जांपल भी देख लिए जैसे नॉर्थ अमेरिका वगैरह, ठीक है, अच्छी रोड वगैरह होती है, इतना समझ गए। इसके बाद कुछ पर्टिकुलर हाईवेज़ के एग्जांपल्स हैं जो वर्ल्ड के अंदर हैं। जो हाईवेज़ वगैरह होते हैं ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनकी जो एग्जांपल है, जो इंटर कॉन्टिनेंटल हमारे हाईवेज़ हैं उनके एग्जांपल यहाँ पर गिवन है। तो उनमें से कुछ एग्जांपल्स आपको याद करने पड़ेंगे। वैसे मैंने सारे के सारे कवर किए हुए हैं। अगर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार जो नाम के साथ जो ये आपके हाईवेज़ वगैरह हैं इनको याद करने की कोशिश करना, क्योंकि जो नाम वगैरह हैं ये एक दिन में याद नहीं होता। आपको रोज़ इसका स्क्रीनशॉट देखना पड़ेगा या रोज़ बार बार इनके नाम लेने पड़ेंगे ताकि वो आपको एक दिन याद हो जाए। ओके, थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है इन नेम्स को याद करने में। ओके, तो इन नेम्स को देख लेते हैं। जैसे आपके पास पहला है आपका कैनेडियन हाईवे। तो कैनेडियन हाईवे क्या करता है, आपका लिंक करता है वैंकूवर को। वैंकूवर का है आपका ब्रिटिश कोलंबिया में है। ब्रिटिश कोलंबिया जो आपके वेस्ट कोस्ट में है आपके कनाडा के। ओके, सपोज करो ये कनाडा है, कनाडा का जो वेस्टर्न कोस्ट है पैसिफिक के पास, वहाँ पर है आपका ब्रिटिश कोलंबिया। इतना याद कर लेना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैंकूवर का है ब्रिटिश कोलंबिया वेस्ट कोस्ट में। और इसको ये किससे जुड़ रहा है, ये आपका जुड़ रहा है सेंट जॉन सिटी से, ठीक है, जो कहें आपका न्यू फाउंडलैंड भी इंपॉर्टेंट है और सेंट जॉन सिटी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, एक इंपॉर्टेंट हाईवे है, ठीक है। इसके अलावा आपका अलास्कन हाईवे है, जो अलास्का का जो क्या करता है आपको, जो एडमंटन जो कनाडा के अंदर है उसको लिंक करता है एंचोर्गे को। एंचोर्गे का है अलास्का के अंदर है, ठीक है। अलास्का के एंचोर्गे को आपका लिंक करता है किसके साथ, कनाडा के एडमंटन से, ठीक है। तो ये नाम अगर आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं अलास्कन हाईवे का। अब देखिए आपको अगर CBSE के पर्पज़ से करना है तो सारे नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप CUET की प्रिपरेशन से कर रहे हैं तो आप सारे नाम याद कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर करिए, रोज़ प्रैक्टिस करिए इनको, तो आसान रहेगा आपके लिए। अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो एक समय में याद नहीं करना पड़ेगा, वो आपके माइंड में ऑलरेडी फीड हो जाएंगे। ओके, बस इसको रोज़ देखते रहना कभी कभार जब टाइम मिलेगा तो। ओके, अलास्कन हाईवे एडमंटन कनाडा को किससे लिंक कर रहा है, एंचोर्गे जो अलास्का में है। ओके, इसके बाद आपका है पैन अमेरिकन हाईवे, ठीक है। पैन अमेरिकन हाईवे क्या करता है, ये आपको कनेक्ट कर रहा है आपका साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, USA और कनाडा। ऐसा याद रखना कि पैन अमेरिका, पैन का मतलब ही होता है पूरा अमेरिका, ठीक है। अमेरिका में किसको, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट और सेंट्रल अमेरिका और USA और कनाडा, ठीक है। इन सबको क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि पैन अमेरिकन हाईवे कनेक्ट विच कॉन्टिनेंट, तो लिख देना वहाँ पे साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, USA, कनाडा, इन सबको क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। आफ्टर दिस ट्रांस स्टुअर्ट हाईवे, ये कहाँ है पूछ सकता है, तो ये कहाँ है आपका ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में किसको कनेक्ट कर रहा है, डार्विन को। डार्विन का आपका नॉर्थ कोस्ट में है, ठीक है। डार्विन को कनेक्ट कर रहा है डार्विन को कनेक्ट कर रहा है किसके साथ, मेलबर्न के साथ। किसके साथ, मेलबर्न के साथ, ठीक है। मेलबर्न कहाँ हो गया, साउथ में हो गया, ठीक है। इनके बीच में क्या आता है, एक टीनेंट क्रीक करके सिटी है और एक एलाइस स्प्रिंग करके सिटी है, ठीक है। उनको साथ में कनेक्ट कर रहा है। अब ये टीनेंट क्रीक और एलाइस स्प्रिंग याद हो या ना हो, आपको मेलबर्न याद करना है, जो ईजी है कर लोगे। डार्विन नाम बहुत बार सुना हुआ है, नॉर्थ कोस्ट में, ये भी याद हो जाएगा, इतना याद रखना। और ये तो याद रखना ही रखना कि स्टुअर्ट हाईवे कहाँ है आपका, ऑस्ट्रेलिया में। स्टुअर्ट नाम टफ नहीं है, ईजी है, ठीक है। स्टुअर्ट लिटिल हर किसी ने सुना हुआ है। ओके, इसके बाद यूरोप हैज़ लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड वेल डेवलप्ड हाईवे नेटवर्क, ऑब्वियसली, ठीक है ना, जानते हैं इसके बारे में। इसके बाद यूरोप के बाद रशिया का एग्जांपल देख लेते हैं। रशिया यूरोप के अंदर भी आता है, एशिया के अंदर भी आता है। रशिया और डेंस हाईवे नेटवर्क डेवलप इन द इंडस्ट्रियल रीजन, जो इंडस्ट्रियल रीजन है आपका रशिया के अंदर, वहाँ पर क्या आपका हाईवेज अच्छे हैं। ऑब्वियसली बात है ना भैया, इंडस्ट्रियल रीजन क्या होते हैं, एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री पर डिपेंड करती है, तो उनके बीच में नेटवर्क भी अच्छा होना चाहिए। कहाँ पर है ये इंडस्ट्रियल रीजन, यूरल माउंटेन के पास। यूरल माउंटेन का, यूरल माउंटेन वो है जो आपका रशिया को, ठीक है, एक एशिया वाला पार्ट, ठीक है, और यूरोप वाले पार्ट में डिवाइड करता है। ओके, उसको हम बोलते हैं क्या, यूरल माउंटेन रेंज। ओके, तो यूरल माउंटेन रेंज के पास क्या है, आपकी इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे क्या अच्छा खासा डेंस नेटवर्क है। अब ये क्यों बता रहा हूँ मैं, एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है। कभी 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें डिस्क्राइब करनी पड़ती है, उनमें से ये एक है। ओके, इसके बाद यूरल माउंटेन के साथ आप मॉस्को का एग्जांपल भी ले सकते हैं। मॉस्को उसकी राजधानी है रशिया की, याद हो जाएगा एक बार में, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है। इसके बाद द इम्पोर्टेंट मॉस्को व्लादिवोस्तोक हाईवे सर्व द रीजन
टू द ईस्ट। अब देखो मॉस्को व्लादिवोस्तोक याद ना भी हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एक बार पढ़ लेना इसको, ताकि कभी ऐसा ना हो कि आपके एग्जाम में या कभी कोई फ्यूचर में पूछ रहा है कि व्लादिवोस्तोक नाम सुना है, आप बोलो नहीं, तो ये थोड़ा बेइज्जती ऐसा होता है। इफ़ यू आर अ ज्योग्राफी स्टूडेंट सो प्लीज़ लर्न दिस मॉस्को व्लादिवोस्तोक हाईवे। और एक दिन में याद नहीं होगा, इसकी स्क्रीनशॉट खींच के रख दो, तो थोड़े समय बाद ही खुद ही माइंड में फीड हो जाएगा। ओके, इसके बाद ड्यू टू वास्ट जोग्राफिकल एरिया हाईवेज इन रशिया आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज रेलवे। ठीक है, हमको पता है कि जो रशिया है बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, और जो हाईवेज वगैरह होते हैं वो खाली इंपॉर्टेंट रीजन को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस को। बट रशिया बहुत बड़ी कंट्री है, तो यहाँ पर क्या है कि बड़ी प्लेसेस जैसे एक सिटी यहाँ है, एक सिटी यहाँ है, तो इनके बीच में 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई। तो इनको कवर करने के लिए लोग मेनली क्या करते हैं, रेलवे का इस्तेमाल करते हैं। तो रेलवे क्या है वहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चाइना की बात करते हैं, तो चाइना में जो हाईवे है क्रिस क्रॉस कंट्रीज कनेक्टिंग मेजर सिटीज सच एज तशांगचो, ठीक है, जो वियतनाम बॉर्डर के पास है आपके पास, ठीक है, संघाई जो सेंट्रल चाइना में है, ठीक है, ग्वांगझो साउथ में है, एंड बीजिंग का है नॉर्थ में है। इन सबको यह कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ओके, आपका वियतनाम बॉर्डर से सेंट्रल चाइना से होते हुए साउथ से नॉर्थ तक का। ठीक है, इसके बाद द न्यू हाईवेज लिंक चेंगडू विथ ल्हासा, ये कहाँ है, तिब्बत के अंदर। देखो चाइना में ये ल्हासा और जो चेंगडू वाला रीजन है, ये याद कर लेना एक बार आप, कि जो न्यू हाईवे है तो चाइना का वो कनेक्ट कर रहा है ल्हासा को किसके साथ। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एमसीक्यूज में, स्पेशली आपके सीयूईटी में, तो किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, चेंगडू के साथ। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ओके, इसके बाद इन इंडिया देयर आर मैनी हाईवेज लिंकिंग मेजर टाउन्स एंड सिटीज़। इंडिया में बहुत सारे हाईवेज हैं जो मेजर टाउन्स और सिटीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा पॉइंट है लिखने के लिए, लिख लेना इसको, ईजी है। जैसे कि नेशनल हाईवे 7, जो नेशनल हाईवे 7 है वो क्या कर रहा है, वाराणसी को कन्याकुमारी से आपका ज्वाइन कर रहा है। अब देखो इंडिया वाला जो एग्जाम्पल्स है ना, इसमें कोई भी मत छोड़ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एक बार देखने हैं याद हो जाएगा। ठीक है, नेशनल हाईवे 7 किसको कनेक्ट कर रहा है, वाराणसी। वाराणसी का आपको पता है, कन्याकुमारी का है ये भी आपको पता है। ठीक है, कहाँ है, तमिलनाडु में है तब कन्याकुमारी। ओके, इट इज़ द लॉन्गेस्ट इन द कंट्री, कंट्री का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट या सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट क्या है आपका हाईवे है। ओके, इसके बाद गोल्डन क्वाड्रिलेटर। गोल्डन क्वाड्रिलेटर क्या आपका, इनको हम सुपर एक्सप्रेस वे भी करते हैं। या आपका 4 जो महानगर है एक्सप्रेस वे है, जो आपका 4 जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनको कनेक्ट कर रहा है। कौन कौन सी, दिल्ली को किसके साथ, मुंबई के साथ। ठीक है, मुंबई, बेंगलोर फिर चेन्नई के साथ। ठीक है, फिर कलकत्ता के साथ। ठीक है, यहाँ पे हैदराबाद भी आ जाता है। मेनली ये 4 हैं। ठीक है, कौन सी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता। ठीक है, इनके साथ बीच में और भी सिटीज़ आ जाती हैं बहुत सारी। ठीक है, नाम गिवन है या नहीं गिवन है डजेंट मैटर, बट न्यू दिल्ली, मुंबई और फिर चेन्नई, फिर कलकत्ता, ये 4 तो याद कर ही लेना। ओके, आफ्टर दिस इन अफ्रीका अ हाईवे जॉइन अल्जीरिया। ठीक है, अफ्रीका के अंदर एक हाईवे है आपका जो अल्जीरिया में है। ठीक है, अल्जीरिया इन द नॉर्थ टू कोनार्की इन गोयना। ठीक है, ये याद कर लेना, अफ्रीका के अंदर एक ही हाईवे है, मतलब और भी है वैसे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हाईवे है जो अल्जीरिया को कनेक्ट कर रहा है किसके साथ, कोनार्की के साथ, जो गोयना के अंदर है। सिमिलरली कायरो इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू केप टाउन। ठीक है, तो कायरो भी कनेक्टेड है किसके साथ, केप टाउन के साथ। कायरो केप टाउन कहाँ पर है, ये साउथ अफ्रीका के अंदर है। ओके, तो ये सब क्या है, हमारे हाईवेज के एग्जाम्पल हो गए। ओके, इसके बाद बॉर्डर रोड। बॉर्डर रोड क्या होती है, देखो बॉर्डर रोड थोड़ी स्पेशल टाइप की रोड है। सपोज करो कि हमारी कंट्री है, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल, और कंट्री का ये बॉर्डर पार्ट है जो किसी के साथ टच कर रहा है, हमारी नहीं किसी और की कंट्री है समझ लो। ठीक है, बॉर्डर एरिया में टच कर रहा है। तो जो रोड वगैरह होती है ना वो मोस्टली इकोनॉमिकल बनती है, मतलब कि जो 2 जगहों की इकोनॉमी है उसको कनेक्ट करने के लिए बनती है, कनेक्टिविटी को बूम करने के लिए बनती है। ओके, तो कनेक्टिविटी का होगी सेंटर में होगी ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या होगी, रोड वगैरह अच्छी होगी। बट जो बॉर्डर एरियाज होते हैं वो आपका मिलिट्री या पॉलिटिकल पर्पस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो रोड बनेगी ना वो इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए नहीं बनेगी, वो आपकी पॉलिटिकल या सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बनेगी। तो BRO जो है वो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका इंडिया के अंदर बॉर्डर में रोड बनाता है, या अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल ना लेके वर्ल्ड का भी एग्जाम्पल लें तो जो बॉर्डर की रोड बनती है ना थोड़ी स्पेशल टाइप की होती है। तो इनको मोस्टली क्या है कि एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, ठीक है, जो प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करती है, तो वो गवर्नमेंट की हो गई। वरना जो आपका बाकी की रोड है वो आपका इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए बनती है कि इकोनॉमिकल जो प्लेसेस हैं अच्छी उनको कनेक्ट करे आपस में, ताकि इकोनॉमी बूम हो या अच्छे से रन कर पाए। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट है रेलवेज़। तो हमने लैंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर रोड देख लिया है, ठीक है, रोड के अंदर हमने हाईवेज देख लिए और बॉर्डर रोड देख ली है। इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, रेलवेज़। ओके, तो रेलवेज़ क्या है आपका, रेलवेज़ आर मोड ऑफ लैंड ट्रांसपोर्टेशन। लैंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ही आता है। इससे हम लोग बल्कि गुड्स को और पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह तक का ले जा सकते हैं।
ओके। रेलवेज़ क्या होते हैं, रेलवे में आपके डिफरेंट टाइप के गॉजेस होते हैं, यानी उनकी चौड़ाई के हिसाब से जो होते हैं उनको हम गॉजेस बोलते हैं, ठीक है। तो क्या क्या होते हैं, मोर देन 1.5 मीटर का एक होता है आपका स्टैंडर्ड 1.44 मीटर, ठीक है, बीच का। एक हो गया मीटर गॉज 1 मीटर का, ठीक है। हर कंट्री अपने हिसाब से अलग अलग गॉज का यूज़ करती है। द स्टैंडर्ड गॉज इज़ यूज्ड इन यूके, यूनाइटेड किंगडम के अंदर क्या यूज़ किया जाता है, स्टैंडर्ड गॉज, यानी कि 1.44 मीटर वाला। ओके, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, कैसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं MCQs टाइप में, तो यहीं से बनेंगे। बाकी लिखने के लिए तो आपके पास इनफ डेटा है ही। आफ्टर दिस कम्यूटर ट्रेन, कम्यूटर क्या होती है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने वाली। कम्यूटर ट्रेन पॉपुलर है कहाँ पे, USA, UK, जापान और इंडिया ऐसी कंट्रीज़ में। ओके, आफ्टर दिस देयर आर अबाउट 13 लाख किलोमीटर ऑफ रेलवे ओपन फॉर ट्रैफिक इन द वर्ल्ड, ठीक है। हमारे पास जो टोटल रेलवे है वर्ल्ड के अंदर कितना है, 13 लाख किलोमीटर का है। आफ्टर दिस यूरोप हैज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंस रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा जो डेंस नेटवर्क है आपका रेलवे का वो कहाँ है, आपका यूरोप के अंदर है, ठीक है। फिर बेल्जियम हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ 1 किलोमीटर ऑफ रेलवेज एवरी 6.5 स्क्वायर किलोमीटर, सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है रेलवे की। कोई पूछेगा कौन सी कंट्री के अंदर है, तो कंट्री के अंदर नाम लिखना आप लोग बेल्जियम का। कितनी डेंसिटी है आपकी, 6.5 किलोमीटर स्क्वायर वाले एरिया में 1 किलोमीटर आपका रेल नेटवर्क है बेल्जियम के अंदर, ठीक है। तो वन वर्ल्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आफ्टर दिस रशिया के अंदर क्या है, जो रेलवे अकाउंट फॉर 90% ऑफ कंट्रीज टोटल ट्रांसपोर्टेशन, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका मैक्सिमम 90% कहाँ से आ रहा है, रेल से ही हो रहा है, ठीक है। ओके, आफ्टर दिस क्या है, नॉर्थ अमेरिका हैज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव रेल नेटवर्क, सबसे ज़्यादा जो एक्सटेंसिव फैला हुआ रेल नेटवर्क है कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। जो 40% क्या करता है आपका वर्ल्ड का कवर करता है, 40% जो वर्ल्ड का रेल है कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में। ओके, रेलवेज हेयर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, जो रेलवे हेयर किस काम आते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के काम आते हैं। बल्कि वेट, जो ओर वगैरह, ग्रेन वगैरह, टिम्बर, मशीनरी। अमेरिका के बीच में या जो कनाडा के बीच में क्या आता है आपका, पेरिस के मैदान आते हैं, वहाँ पे आपका खेती वगैरह बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ से ओर्स, ग्रेन, टिम्बर, मशीनरी वगैरह को ले जाने के काम आता है कि आपका रेल वगैरह, या पैसेंजर भी है, ठीक है। लेकिन पैसेंजर से ज़्यादा क्या है, ये सारी चीज़ें। ओके, ये याद रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। ओके, आफ्टर दिस मोस्ट डेंस रेल नेटवर्क इज फाउंड इन द हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड अर्बनाइज्ड रीजन ऑफ ईस्ट सेंट्रल USA एंड एडजॉइनिंग कनाडा, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। हाईली इंडस्ट्रियलाइज और अर्बनाइज्ड रीजन जो है कहाँ पर है, आपके USA और कनाडा में है, ठीक है। इनको किससे जोड़ा जाता है, रेल नेटवर्क से। ओके, आफ्टर दिस इतना हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया हैज़ अबाउट 40,000 किलोमीटर ऑफ रेलवे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कितना रेलवे है, 40,000 किलोमीटर के आसपास का रेलवे है, ऑफ विच 25% फाउंड इन द न्यू साउथ वेल्स अलोन, सिर्फ एक कॉन्टिनेंट न्यू साउथ वेल में ही है। कितना, 25%, 40,000 का 25% का न्यू साउथ वेल्स में है, ठीक है। न्यू साउथ वेल क्या है, एक पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट क्या है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में हमको पता है कि क्या है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन खाली कोस्टल एरिया में रहती है, तो ऑब्वियस सी बात है, समझ में आता है कि जो कोस्टल वाले रीजन्स होंगे ना, वहीं पर ही मैक्सिमम क्या होगी, रोड और रेल डेंसिटी होगी। ओके, आफ्टर दिस इन साउथ अमेरिका द रेल नेटवर्क इज मोस्ट डेंस इन 2 रीजन, नेमली द पेम्पास ऑफ अर्जेंटीना। साउथ अमेरिका के अंदर खाली 2 रीजन है जहाँ पे क्या है रेल नेटवर्क अच्छा है। पहला क्या है, पेम्पास ऑफ अर्जेंटीना। पेम्पास क्या आपका ग्रास लैंड है, ओके, घास के मैदान, ठीक है। एंड कॉफ़ी ग्रोइंग रीजन्स ऑफ ब्राज़ील, जो ब्राज़ील की कॉफ़ी ग्रोइंग रीजन है, ठीक है। तो कॉफ़ी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे, तो कॉफ़ी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के काम भी आ जाते हैं, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट रीजन है यहाँ पे, और इतना इंपॉर्टेंट है कि ये साथ में 40% जो साउथ अमेरिका के टोटल रेल नेटवर्क है उनको अकाउंट करते हैं। ओके, इसके बाद इन एशिया रेल नेटवर्क इज मोस्ट डेंस इन द थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ जापान, चाइना एंड इंडिया। जो जापान के थिकली पॉपुलेटेड रीजन है, चाइना के और इंडिया के, वहाँ पे क्या है रेल नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। ओके, इतना मेरे ख्याल से काफ़ी होगा। रेलवे के बारे में अगर सेपरेटली 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो यहाँ से लिख सकते हो, बहुत सारा डेटा है हमारे पास, और इतना टफ भी नहीं है, ये इजी है। थोड़ी बहुत चीज़ें याद करनी है इसके अंदर, बाकी सब अंडरस्टूड है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट डिस्पाइट बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट हैज़ ओनली 40,000 किलोमीटर ऑफ रेलवे। हमको पता है कि अफ्रीका क्या है कि सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, इसके बावजूद क्या है कि यहाँ पे 40,000 किलोमीटर क्या है रेलवे है। ओके, इसमें भी जो साउथ अफ्रीका है आपका, साउथ अफ्रीका अकाउंट फॉर 18,000 किलोमीटर। पूरे अफ्रीका का 40,000 किलोमीटर में से 18,000 किलोमीटर खाली का आपका साउथ अफ्रीका के अंदर है, ठीक है। क्योंकि साउथ अफ्रीका में हम लोग जानते हैं कि गोल्ड की, डायमंड की और कॉपर की माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है। ओके,
आफ्टर दिस इंपॉर्टेंट रूट्स ऑफ कॉन्टिनेंट आर, जो कॉन्टिनेंट्स हैं आपके उसमें जो इंपॉर्टेंट रूट्स हैं वो कहाँ पर है यहाँ पे, ठीक है, वो है पहला आपका बेंगुएला रेलवे, ठीक है। बेंगुएला रेलवे का अगर आपने नाम सुना होगा तो ये कहाँ है, अफ्रीका के अंदर। ये क्या करती है, ये आपका एंगोला को कनेक्ट करती है कटांगा से, ठीक है। किसके साथ, अंगोला को कटांगा के साथ, जो क्या है कॉपर बेल्ट है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है आपका तंजानिया रेलवे। तंजानिया रेलवे क्या कर रही है आपका, ये कनेक्ट हो रही है किसके साथ, जाम्बिया कॉपर बेल्ट के साथ टू डर एस सलाम ऑन द कोस्ट, ठीक है। जो तंजानिया रेलवे है कहाँ से कहाँ चल रही है, जैम्बियन कॉपर बेल्ट से, ठीक है, जो जैम्बिया में जो कॉपर बेल्ट है वहाँ से डर एस सलाम पोर्ट तक का, ठीक है। इसके बाद जो रेलवे थ्रू बोट्सवाना एंड जिम्बाब्वे लिंकिंग लैंड लॉक्ड स्टेट ऑफ साउथ अफ्रीका नेटवर्क, ठीक है। तो जो बोट्सवाना और जिम्बाब्वे है यहाँ पर ये लिंक हो रहा है किसके साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, ओके। लास्ट है ब्लू ट्रेन, ठीक है। ब्लू ट्रेन कहाँ से कहाँ चलती है, केप टाउन से, ठीक है। केप टाउन का है साउथ अफ्रीका के अंदर से कहाँ तक, प्रिटोरिया तक। प्रिटोरिया भी कहाँ है, साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है। तो ये क्या आपका इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन है आपका, कहाँ की, साउथ अफ्रीका की। ये चार जो है वो आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है साउथ अफ्रीका के लिहाज से। हो सकता है कि 2 नंबर में आपका सेपरेटली क्वेश्चन आ जाए कि आप अफ्रीका के जो रेल नेटवर्क है उसको एक्सप्लेन करिए, तो ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 40,000 किलोमीटर रेलवे कहाँ है, अफ्रीका के अंदर है, जिनमें से 18,000 खाली कहाँ है आपका, साउथ अफ्रीका के अंदर है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में क्या है, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, कॉपर है, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद जो ये 4 इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके रेलवे लाइन से, ये भी एक बार देख लेना, ठीक है। देखना जरूरी है, रोज देखोगे तो ही याद हो पाएगा, इसका एक बार में ये याद करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। इनको बस समझना पड़ता है, नाम को सुना होगा तो एकदम याद हो जाएगा। एकदम याद करने की कोशिश करना मत इसको, थोड़े समय बाद जब नाम सुना हो जाएगा तो ये आपको याद हो जाएगा आसानी से, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। हमने रेलवे लाइन समझ ली, कहाँ का रेलवे है इंपॉर्टेंट ये देख लिया है, ठीक है। इसके बाद आता है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज़। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज़ क्या होता है, जैसे कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है ना, तो कॉन्टिनेंट को क्या करता है, ये आपका एक एंड से दूसरे एंड तक कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। बहुत बड़ा रेलवे रूट होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ क्या करता है, रन अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स लिंक इट्स टू एंड, दो एंड को क्या करता है, लिंक करता है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजन के लिए, ओके। जो क्या करता है, लॉन्ग रन को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। आफ्टर दिस यहाँ पर सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे क्या है आपका, तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे क्या है कि ये आपका एक रूट है जो रशिया के अंदर है, जो आपको कनेक्ट करता है सेंट पीटर्सबर्ग को, ओके। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ पर है, यहाँ पर है रशिया का, रशिया के वेस्ट में। इसको कनेक्ट कर रहा है किसके साथ, व्लादिवोस्तोक के साथ। किसके साथ, व्लादिवोस्तोक। व्लादिवोस्तोक का है रशिया के ईस्ट में। देखो यहाँ पर मैप भी गिवन है तो आपके लिए काफ़ी आसान बन जाता है। तो एक बार इतना तो याद कर लेना, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग को याद कर लेना और व्लादिवोस्तोक को याद कर लेना, ओके। और इतना याद कर लेना कि व्लादिवोस्तोक कहाँ है आपका, पैसिफिक ओशन में, ठीक है। रशिया के कहाँ पर है, ईस्ट में पैसिफिक ओशन है, यहाँ है, ओके। और ये रेल लाइन पास होती है रशिया के सेंटर्स से। वहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स आते हैं जिनको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है सबको, लेकिन थोड़े बहुत देख लेना। जैसे मॉस्को याद करना आसान है, कैपिटल है, ये तो याद कर ही लोगे। उफा याद कर लोगे, ठीक है ना। चित्रा याद कर लोगे, ठीक है। ये जो याद सुनने वाली चीज़ें हैं उनको याद कर लेना। बाकी को आप बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए छोड़ सकते हो, बट मोटा ऊपर से देख लेना एक बार, ठीक है। इसके बाद इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इन एशिया एंड लॉन्गेस्ट ऑल्सो। एशिया के अंदर सबसे बड़ा भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। डबल ट्रैक्ड और इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन कॉन्टिनेंटल रेलवेज है इसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली, ठीक है। इट हैज़ हेल्प इन द ओपनिंग अप इन एशियन रीजन टू वेस्ट यूरोपियन मार्केट। इसने जो एशिया का रीजन है उसको वेस्ट यूरोपियन मार्केट के साथ खोलने में काफ़ी ज़्यादा मदद करी है। क्यों, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन है इस रीजन का, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रेलवे लाइन है आपकी वो है आपका ट्रांस कैनेडियन रेलवे। तो ट्रांस कैनेडियन रेलवे में जो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले कितना किलोमीटर है, 7050 किलोमीटर है, ठीक है। कहाँ से कहाँ रन करता है, हैलीफैक्स जो कनाडा में है, कहाँ पे, कनाडा के ईस्ट में है क्या, हैलीफैक्स, ठीक है। जो ये हैलीफैक्स है इसको ये ज्वाइन करता है किसके साथ, वैंकूवर के साथ। किसके साथ, वैंकूवर। वैंकूवर कहाँ है, कनाडा के वेस्ट में है, ठीक है। और यहाँ पर क्या आपका पैसिफिक ओशन है, ये याद रखना, ओके। इतना याद कर लोगे तो इतना बहुत है, ठीक है। इसके बाद जो इसके बीच में जो सिटीज़ आती हैं वो इजी हैं, जिनका नाम आपने ऑलरेडी सुना होगा मेरे ख्याल से। जैसे मॉन्ट्रियल है, ओटावा है, विनिपेग है और कालगेरी है, ओके। इसके बाद इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1886 में कंस्ट्रक्ट हुई थी इनिशियली एज अ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट टू मेक ब्रिटिश कोलंबिया ऑन द वेस्ट कोस्ट टू ज्वाइन फेडरेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। कब बनी थी ये, 1886 में आई थी सबसे पहले, ठीक है। काम क्या था इसका, जो ब्रिटिश कोलंबिया है आपका उसको ज्वाइन करना है किसके साथ, वेस्ट कोस्ट के साथ, ओके।
इसके बाद लेटर ट्रांस साइबेरियन रेल गेंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, बाद में इसको इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस मिल गई। क्यों? क्योंकि क्यूबेक मॉन्ट्रियल इंडस्ट्रियल रीजन यहाँ पर डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया? क्यूबेक मॉन्ट्रियल इंडस्ट्रियल रीजन यहाँ पे क्या हो गया? डेवलप हो गया। ये जो क्यूबेक मॉन्ट्रियल यहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन यहाँ पर डेवलप हो गया, इसके वजह से इस रेल लाइन को मिल गई, इंपॉर्टेंट मिल गई। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे जो वीट बेल्ट है पेरिस रीजन का, जो इसके सेंटर में जो पेरिस के जो घास के मैदान है, ठीक है, यूएसए और कनाडा के बीच में, यहाँ पर भी एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा होने लगा। इसके वजह से भी इसको इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस मिल गई। अभी इसमें से क्वेश्चन आपका 2 नंबर या आपका मतलब बड़े क्वेश्चन के साथ भी आ सकता है, या आपका 2 नंबर में सेपरेटली एक्सप्लेन द ट्रांस कैनेडियन रेलवे भी आ सकता है। तो इसको उस पर्पज़ के लिए भी एक बार देख लेना। जो इंपॉर्टेंट है उतना तो याद कर लेना कम से कम, कि कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करती है, लेंथ कितनी है, ठीक है, कब बनी थी, 1886 पे बनी थी, सिग्निफिकेंस किसके वजह से मिला है, क्यूबेक मॉन्ट्रियल इंडस्ट्रियल रीजन और वीट बेल्ट जो पेरिस रीजन में है। ठीक है, तो इतना तो देख लेना, इतना ओके है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। तो जो इस ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज है, ये आपका वेस्ट ईस्ट चलती है मोस्टली, ठीक है ना, जो आपका कनेक्ट करती है किसको? पर्थ के साथ। ठीक है, पर्थ कहाँ पर है भैया? यहाँ मैप में देख के एक बार समझ लेना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ओके, पर्थ को कनेक्ट कर रही है। पर्थ कहाँ पर है? आपका इंडियन ओशन के साथ कनेक्टेड है ना, यहाँ पर इंडियन ओशन है, उससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो पर्थ है, पर्थ कहाँ पर है? वेस्ट कोस्ट में इंडियन ओशन के साथ। इसको कनेक्ट कर रहा है किसके साथ? सिडनी के साथ कनेक्ट कर रहा है। किसके साथ? सिडनी के साथ। ठीक है, कभी कोई मैच वगैरह होगा सिडनी में तो ध्यान में रखना, सिडनी कहाँ है? ईस्ट में है। कहाँ पर है? ईस्ट में है। ओके, इसके बाद पासिंग थ्रू कालगोली, ठीक है, ब्रोकन हिल, जो कालगोली ब्रोकन हिल है, इनके थ्रू पास होती है। ये क्या है? एक इंपॉर्टेंट रीजन है जो मतलब मिनरल वगैरह के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा पोर्ट अगस्ता। अब जो ये नेम है एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना, ज़रा टफ नहीं है, मे बी याद हो जाएगी एग्जाम टाइम तक का। याद नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश कर लेना याद करने की। ओके, आफ्टर दिस अनदर मेजर नॉर्थ साउथ लाइन कनेक्ट एलिडेट एंड एलाइस स्प्रिंग। ठीक है ना, इन दोनों को भी कनेक्ट करता है, नॉर्थ साइड लाइन इसकी, ठीक है ना, नॉर्थ से साउथ, ज्वाइनिंग फर्दर टू द डार्विन एंड बर्डम लाइन। ओके, तो इतना अगर आप देख लोगे तो काफ़ी हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे के बारे में। थोड़ी बहुत चीज़ें याद करनी पड़ती है, वो ये इनमें से एक है, तो एक बार तो थोड़ा बहुत कुछ देखना ही पड़ेगा आपको। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद द यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे। तो यूनियन और पैसिफिक रेलवे कहाँ पर है? जैसे नाम बता रहा है आपका पैसिफिक रेलवे, तो कहाँ पर होगा? मोस्टली ही आपका यूएसए के आसपास, तो यूएसए में ही है। तो जो ये रेल लाइन है वो कनेक्ट करती है न्यूयॉर्क को। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? आपका अटलांटिक कोस्ट में है। ठीक है, इसको कनेक्ट कर रही है किसके साथ? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? आपका पैसिफिक कोस्ट में है। ओके, अब जो आपका अटलांटिक में जो आपका न्यूयॉर्क है और जो सैन फ्रांसिस्को है, इनके बीच में बहुत सारे अलग अलग शहर भी आते होंगे, जैसे बाकियों में आ रहे थे, तो उन्हीं के नाम भी गिवन है, क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवेंस, ठीक है, ऑगडन, ठीक है, स्कैमलेंटो। ठीक है, ये क्या इंपॉर्टेंट नेम है आपके जो इनके बीच में आती है सिटीज़ उनके। ठीक है, अब जितने याद हो पाते हैं उतने याद करना, सारे तो नहीं हो पाएंगे, मैं भी जानता हूँ। ओके, इसके बाद द मोस्ट वैल्यूएबल एक्सपोर्ट ऑफ दिस रूट आर ओट्स, ग्रेन, पेपर, केमिकल, मशीन। वही यहाँ पर क्या है? पेरिस के मैदान है, तो यहाँ पे पेरिस के मैदान में क्या होता है? केमिकल वगैरह की इंडस्ट्री है, पेपर की है, ग्रेन की है, ओर की है। ठीक है, और क्या है? मशीनरी वगैरह भी काफ़ी सारी यहाँ बनती है इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, तो उनको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है रेल रूट के द्वारा। ओके, इसके बाद द ओरिएंट एक्सप्रेस। ठीक है, तो ओरिएंट एक्सप्रेस कहाँ है? आपका यूरोप के अंदर है। ये क्या करता है आपका? ये आपका पेरिस जो फ्रांस में है, पेरिस को कनेक्ट करता है किसके साथ? इस्तांबुल के साथ। इस्तांबुल कहाँ है आपका? इस्तांबुल है हमारा टर्की के अंदर। अब यहाँ पे 2 स्टेट नहीं है, यहाँ पर 2 कंट्री इन्वॉल्व है। पेरिस कनेक्ट हो रही है किसके साथ? इस्तांबुल के साथ, तो इनके बीच में बहुत सारे स्टेट्स आते होंगे, उनकी कैपिटल आती होगी। ठीक है ना, मतलब बहुत सारी कंट्रीज आती होगी, उनकी कैपिटल आती होगी। ओके, जैसे कि स्ट्रासबर्ग, मुनीच, वियना, बुदापेस्ट, ठीक है, बलग्रेड। ठीक है, ये सब क्या है? इनके बीच में आते हैं। ओके, दिस जर्नी टाइम फ्रॉम लंदन टू इस्तांबुल, जो इसका जर्नी टाइम है लंदन टू इस्तांबुल, इस एक्सप्रेसवे की वजह से ये आपका रिड्यूस हो गया है कितने तक का? 96 आवर तक का। पहले इसमें 10 दिन का टाइम लग जाता था समुद्र के रास्ते पहुंचने में, अब कितना लगता है इस ओरिएंट एक्सप्रेस के द्वारा? 96 आवर का। ओके, इतना समझ गए। ओरिएंट एक्सप्रेस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इतना इंपॉर्टेंट तो होगा ही होगा कि ये कहाँ अवेलेबल, मतलब कहाँ पर है ये, तो ये हमारा है यूरोप के अंदर। ओके, इतना समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। तो दिस वाटर ट्रांसपोर्टेशन को समझते हैं। वाटर ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है भाई? वाटर ट्रांसपोर्टेशन वो होता है जिसको बनाने के लिए किसी स्पेशल रूट की जरूरत नहीं पड़ती है, नॉट रिक्वायर रूट कंस्ट्रक्शन। ओके, वाटर ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है आपका? जिसके थ्रू आपकी शिप्स चलती हैं, ठीक है ना, वेरियस साइजेस की। ठीक है, किन के बीच में? ओशन के बीच में। वाटर ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? जो डिवाइडेड होता है किसमें? सी रूट में और इनलैंड वाटर में। इनलैंड क्या हो गया? आपकी कंट्री के अंदर। सी रूट क्या हो गया? समुद्र में। ओके, इसके बाद सबसे पहले पढ़ लेते हैं सी रूट। सी रूट क्या होता है?
कंपेयर टू द लैंड एंड एयर, ठीक है, ज़मीन और हवा के मुकाबले में जो ओशन ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या है आपका, काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, चीपर है, ठीक है, चीपर है। इसके थ्रू हम लोग बल्कि मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं लंबी दूरी तक का, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक का। ओके, मॉडर्न पैसेंजर लाइनर्स शिप्स जो होती है एंड कार्गो शिप्स आर इक्विप्ड विद रेडार होते हैं शिप में लगे हुए, वायरलेस, ठीक है, एंड अदर नेविगेशन एड्स इनको मिले होते हैं, ठीक है। इनकी मदद से लोग क्या कर पाते हैं कि ये लोग लंबी दूरी तक का आसानी से पहुंच पाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो डेवलपमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटेड चैम्बर्स हैं, मतलब कि जैसे फ्रिज वगैरह जो हो गया, इनके मदद से जो फूड्स जल्दी ख़राब हो जाते थे उनको भी हम दूसरी कॉन्टिनेंट तक का, दूसरी कंट्री तक का पहुंचा पाते हैं, ठीक है। ठंडी जगहों पे या ठंडी चीज़ों में जो रेफ्रिजरेटर है ठंडा होता है ना, इसके अंदर क्या है, सामान जल्दी ख़राब नहीं होता है। इसके अलावा जो स्पेशलाइज शिप्स होती हैं, ठीक है, हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, जो भारी सामान होते हैं स्पेशलाइज शिप उनको भी ले जाने के काम आती है। इसके बाद जो यूज़ होता है आपका कंटेनर्स का, इसके वजह से क्या है, कार्गो जो हैंडलिंग करते हो, जो कार्गोस वगैरह है, काफ़ी ज़्यादा ईजी ट्रांसपोर्ट बन चुका है आपका। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इतना समझ गए सी रूट के बारे में, तो ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी है बहुत ज़्यादा। सी रूट तो याद कर लोगे, एक बार में ही समझ में आ जाता है। ओके, तो इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सी रूट है। तो पहला इंपॉर्टेंट सी रूट है हमारा नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। तो नॉर्थ अटलांटिक सी रूट कहाँ पर है, अटलांटिक सागर में होगा, उसके नॉर्थ वाले पार्ट में। ओके, ये रूट किसको लिंक कर रहा है आपका, नॉर्थ ईस्ट यूएसए को लिंक कर रहा है, किसके साथ, नॉर्थ वेस्ट यूरोप के साथ। नॉर्थ वेस्ट यूरोप आपका लिंक हो रहा है नॉर्थ ईस्ट यूएसए के साथ, किसके द्वारा, अटलांटिक सागर के द्वारा, ठीक है। ये क्या है आपके, नॉर्थ वेस्ट यूरोप और नॉर्थ ईस्ट यूएसए, ये आपका दो इंडस्ट्रियल डेवलप रीजन है दुनिया के। ओके, जो आपका फॉरेन ट्रेड है ओवर दिस रूट इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के मुकाबले इनके वहाँ जो फॉरेन ट्रेड है इस रीजन में वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। कहाँ पे, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट में सबसे ज़्यादा क्या होता है, ट्रेड होता है, ठीक है। दुनिया का जो 1/4 फॉरेन ट्रेड है वो इसी रूट से होते हुए जाता है। दुनिया का 1/4 ट्रेड क्या है, यहीं से जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में क्या है, डेवलप कंट्रीज़ हैं, ठीक है, अमेरिका की और यूरोप की, ठीक है। इट इज़ देयरफॉर द बिजिएस्ट इन द वर्ल्ड एंड अदरवाइज कॉल्ड बिग ट्रंक रोड। ओके, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि बिग ट्रंक रूट किसको बोलते हैं, अटलांटिक सी रूट को। ओके, क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट है ये। बिजिएस्ट क्यों है, क्योंकि इसके बीच में क्या है, दो डेवलप नेशंस, दो डेवलप कॉन्टिनेंट्स हैं। ओके, आफ्टर दिस मेडिटेरियन इंडियन सी रूट, इसको आगे भी समझेंगे, अभी थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। तो मेडिटेरियन इंडियन सी रूट क्या है, दिस सी रूट सर्व मोर कंट्रीज एंड पीपल देन एनी अदर रूट। यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज हैं सबसे ज़्यादा है, ठीक है, बाकी जगहों के मुकाबले। ओके, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट है आपके, जैसे कि पोर्ट सैड, एडन, ठीक है। पोर्ट सैड और एडन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये स्वेज कैनाल के बीच में आते हैं, मतलब उनको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। पोर्ट सैड, एडन, ठीक है। मुंबई आपका इंडिया में ही हो गया, कोलंबो आपका श्रीलंका में हो गया, सिंगापुर आपका कहाँ हो गया, सिंगापुर में हो गया, ठीक है। इनको एक बार मैप में देखने की कोशिश करना, ठीक है, समझ जाओगे फिर अच्छे से। ये क्या आपका इंपॉर्टेंट पोर्ट है आपका मेडिटेरियन इंडियन सी रूट का, ठीक है। इसके बाद द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्वेज कैनाल, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन हुआ था स्वेज कैनाल में, इसके वजह से क्या हुआ कि जो आपका जो टाइम है, ठीक है, जो पहले हम केप ऑफ गुड होप जो साउथ अफ्रीका वाला है वहाँ से होते हुए जाते थे, ठीक है, एकदम नीचे से होते हुए, ठीक है, उसके बदले हम लोग सीधे शॉर्टकट मारते हुए कहाँ पहुँच जा रहे हैं, आप मेडिटेरियन सी में पहुँच जा रहे हैं। ओके, किसके वजह से, इस मेडिटेरियन इंडियन स्वेज रूट के वजह से, जिसके बीच में क्या आता है आपका स्वेज कैनाल। ओके, इसके बाद केप ऑफ गुड होप सी रूट। तो केप ऑफ गुड होप सी रूट क्या है आपका, ये आपका कनेक्ट करता है किसको, हाईली इंडस्ट्रियल वेस्टर्न यूरोप को, किसके साथ, वेस्ट अफ्रीका के साथ, ठीक है, साउथ अफ्रीका के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि कॉमर्शियल एग्रीकल्चर होता है काफ़ी ज़्यादा, जो लाइव स्टॉक इकोनॉमीज है जो ऑस्ट्रेलिया की, जो न्यूजीलैंड है, ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड है, किसकी मदद से, केप ऑफ गुड होप सी रूट की वजह से, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड ट्रैफिक बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका इज़ ऑन इंक्रीजिंग। जो आपका ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका है उसके बीच में जो वॉल्यूम ट्रेड इंक्रीज हो रहा है उसके पीछे इस केप ऑफ गुड होप सी रूट का भी काफ़ी ज़्यादा हाथ है, ठीक है। ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ रिच नेचुरल रिसोर्सेज, इनमें जो मेजर जो ट्रांसपोर्ट होता है चीज़ों का वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज का। कैसे नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे आपका गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, कॉपर, टिन, ठीक है, ग्राउंड नट, ऑयल, पाल्म, कॉफ़ी, फ्रूट्स वगैरह, ठीक है। एक बार देख लेना इसको, केप ऑफ गुड होप को, ईजी है या टफ नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है साउथ अटलांटिक सी रूट। साउथ अटलांटिक यानी कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच वाला, ठीक है। यहाँ पर आपका साउथ अमेरिका आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, अफ्रीका आ जाएगा। ओके, क्या है इसमें, दिस सी रूट इज अनदर इंपॉर्टेंट वन अक्रॉस द अटलांटिक ओशन, ठीक है। अटलांटिक ओशन में कौन सा अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, जो कनेक्ट कर रहा है किसको, वेस्ट यूरोपियन एंड
वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ को किसके साथ, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, ठीक है, इन साउथ अमेरिका को कनेक्ट कर रहा है किसके साथ, अफ्रीका के साथ। ओके, इसके बाद जो यहाँ पर ट्रैफिक वगैरह है क्या है, काफ़ी कम है बाकी जगहों के मुकाबले, क्योंकि जो यहाँ पर डेवलपमेंट वगैरह है बहुत कम है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो रिसोर्सेज हैं आपके जो आपके सीजन में मिलते हैं वो ऑलमोस्ट सेम है दोनों कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के अंदर। ओके, इसके बाद है नॉर्थ पैसिफिक सी रूट। नॉर्थ पैसिफिक यानी कि यहाँ पे चाइना वगैरह, जापान वगैरह आ जाएगा, यहाँ पर यूएसए आ जाएगा। ओके, तो ये क्या है, नॉर्थ पैसिफिक सी रूट। यहाँ पर क्या आपका ट्रेड अक्रॉस द नॉर्थ पैसिफिक ओशन यहाँ पर होता है, ठीक है, वही बात है, ठीक है। यहाँ पर सेंटर्ड है आपका होनोलुलु, ठीक है। होनोलुलु कहाँ है आपका, हवाई के अंदर है, ठीक है ना। हवाई क्या है, हवाई आपका पैसिफिक ओशन में है, जिसकी प्रेसिडेंट कौन है, तुलसी गबार्ड है। इंपॉर्टेंट प्लेस है, जानते हैं हम लोग, एक बार मैप में लोकेट करने की कोशिश करना है इसको, और देख भी लेना एक बार गूगल मैप में खुद से, इंपॉर्टेंट है, एक बार देखोगे याद हो जाएगा, ठीक है ना। हवाई की कैपिटल क्या है, होनोलुलु। यहाँ पे क्या है वो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक, कहाँ पे, पैसिफिक ओशन के बीच में। ओके, द डायरेक्ट रूट ऑन द ग्रेट सर्किल लिंक वैंकूवर एंड योकोहामा, ठीक है। वैंकूवर का है आपका कनाडा में, योकोहामा का है जापान में है। इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस है क्या हो जा रही है, आधी हो जा रही है, ठीक है, इस सी रूट की वजह से। ओके, आफ्टर दिस साउथ पैसिफिक सी रूट। साउथ पैसिफिक सी रूट का क्या करता है आपका, जो आपका वेस्ट यूरोप है, वेस्ट यूरोप की जो कनेक्टिविटी है और जो नॉर्थ अमेरिका की कनेक्टिविटी है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, या जो आपका पैसिफिक ओशन के जो बाकी स्केटर्ड जो आइलैंड है उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रही है। इनके बीच में क्या आता है, पनामा कैनाल आती है। पनामा कैनाल क्या है आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है भाई, इतने याद रखना कि पनामा कैनाल कहाँ है, साउथ पैसिफिक सी रूट के बीच में आती है। ओके, दिस सी रूट इज़ ऑल्सो यूज फॉर रीचिंग हांगकॉन्ग। हांगकॉन्ग पहुँचने की काम आती है, फिलीपींस या इंडोनेशिया। इस सी रूट से होते हुए ही हम लोग हांगकॉन्ग, फिलीपींस या इंडोनेशिया जाते हैं, ठीक है। हम लोग से मेरा मतलब है कि अमेरिका वाले लोग, ओके, या यूरोप वाले लोग, ठीक है, सी रूट के जरिए यहीं से होते हुए आएंगे हांगकॉन्ग को या फिलीपींस या इंडोनेशिया को। ओके, इतना समझ गए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कोस्टल शिपिंग। तो कोस्टल शिपिंग क्या होती है, कि कोस्टल शिपिंग का मतलब सिंपल सी बात वही है कि कोस्ट है, कोस्ट से आपको कोई चीज़ शिप करनी है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक का, यही है आपका कोस्टल शिपिंग, ठीक है। कोस्टल शिपिंग क्या है आपका, ये आपका एक चीपर मोड है किसका, ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। वाइल ओशन रूट कनेक्ट डिफरेंट कंट्रीज, कोस्टल शिपिंग इज कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विथ लॉन्ग कोस्ट लाइन, ठीक है। जिनकी कोस्ट लाइन जितनी लंबी होगी जिस कंट्री की, उतनी ज़्यादा फायदे में रहेगी। क्यों, क्योंकि उतनी ज़्यादा उसके पास क्या है, कोस्टल एरिया शिपिंग के लिए। ओके, जैसे कि यूएसए हो गया, चाइना हो गया, इंडिया, इनके पास क्या है, ज़्यादा बड़ी कोस्ट लाइन है। इसके बाद एक एग्जाम्पल है यहाँ पे शेंजेन स्टेट इन यूरोप। ये शेंजेन, ये चाइना वाले से कंफ्यूज मत करना, ये शेंजेन यूरोप स्टेट यूरोप का एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या कि द मोस्ट सूटेबल प्लेस फॉर कोस्टल शिपिंग, इसको हम लोग मोस्ट सूटेबल प्लेस बोलते हैं कोस्टल शिपिंग के लिए, क्योंकि ये क्या करती है, ये इंपॉर्टेंट कंट्री को यूरोप की कनेक्ट करती है। ओके, इतना समझ गए, ठीक है। तो कोस्टल शिपिंग नॉर्मल है, एक कोस्ट को दूसरी कोस्ट तक का कनेक्ट कर रही है, जिसके पास जितना ज़्यादा कोस्ट होगा उतने फ़ायदे में रहेगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है सुएज कैनाल। सुएज कैनाल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर 3 नंबर और बाकी क्वेश्चंस में भी लिख सकते हैं इसको हम। सुएज कैनाल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि ये आपका अफ्रीका है, ये एशिया है, ठीक है, ये आपका यूरोप है, ठीक है। पहले हम लोग अफ्रीका के नीचे से होते हुए जाते थे, कहाँ पे, यूरोप में ट्रेड करने के लिए, यूरोप वाले अफ्रीका के नीचे से होते हुए आते थे। लेकिन जब से ये सुएज कैनाल बनी तब से हमको शॉर्टकट मिल गया एक जगह से दूसरी जगह जाने का कम टाइम में। ओके, तो सुएज कैनाल की इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है इकोनॉमिकली भी। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। दिस कैनाल इज कंस्ट्रक्टेड इन 1869 इन इजिप्ट। किस कंट्री के अंदर आती है भाई, इजिप्ट के अंदर आती है। कब कंस्ट्रक्ट हुई थी, 1869 में। दोनों इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पोर्ट वगैरह भी है। पहला है पोर्ट सेड इन द नॉर्थ, कहाँ पर, नॉर्थ में। दूसरा पोर्ट सुएज, ठीक है ना। पोर्ट सुएज कहाँ पर है, पोर्ट सेड कहाँ पर है, मेडिटेरियन सी के पास है। पोर्ट सुएज कहाँ पर है आपका रेड सी के पास है। ओके ना, तो इन दोनों की लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या कर रहा है आपका, लिंक कर रहा है किसको, मेडिटेरियन सी को लिंक कर रहा है किसके साथ, रेड सी के साथ। ओके ना, रेड सी मतलब कि ये वाला रेड सी है, ठीक है। और ये क्या आपका मेडिटेरियन ओशन है, ठीक है। इसके पास ये क्या आपका पोर्ट साइड है। ओके, अब जो ये आपका सुएज कैनाल है, ये क्या है आपका, इसमें कोई भी लॉक सिस्टम नहीं है, ठीक है। लॉक सिस्टम क्या होता है, डिफरेंट लॉक्स होते हैं, ठीक है, इस रास्ते के बीच में, ठीक है ना। लॉक सिस्टम होने के बाद क्या, कहीं पे पानी ज़्यादा कहीं पे कम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ओके, यहाँ पे क्या है, लॉक सिस्टम है ही नहीं, याद रखना, ठीक है ना। एग्जाम में आ जाएगा, यहाँ पे 6 लॉक सिस्टम है, ठीक है, ट्रू है या फॉल्स, क्या लिखोगे, फॉल्स। लॉक सिस्टम है ही नहीं, 6 कहाँ से हो गए। ओके, आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तब कह रहा हूँ।
आफ्टर दिस इट इज़ अ सी लेवल विदाउट लॉक विच इज़ अबाउट 160 किलोमीटर, ठीक है। लेंथ कितनी है इसकी 160 किलोमीटर, और गहरा कितना है 11 से 15 मीटर गहरा है, ठीक है। अबाउट 100 शिप्स ट्रेवल डेली, 100 शिप्स यहाँ से कम हर रोज़ ट्रेवल करती है, ठीक है। जो हर शिप है उसको 10 से 12 घंटे का समय लग जाता है छोटी सी जगहों पे, जो कि बहुत धीरे चलती है शिप्स यहाँ पे, ओके। और इसके बाद क्या है, द टोल्स आर हैवी, जो यहाँ पर टोल टैक्स देना पड़ता है क्योंकि डिस्टेंस कम लग रही है। तो इजिप्ट वाले जो पैसा लेते हैं काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। इतना ज़्यादा है कि कई बार ना कंट्री क्या करती है कि वो कहती है कि मेडिटेरेनियन से नहीं जाना, हम लोग केप ऑफ गुड होप से ही चले जाएंगे, ठीक है। इतना ज़्यादा यहाँ पर टैक्स लगता है। तो स्वेज कैनाल को मोटा मोटा समझ गए होंगे आप, यही है स्वेज कैनाल के बारे में इन्फॉर्मेशन, पढ़ लेना इसको, आ सकता है 2 नंबर में। अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दिस पनामा कैनाल, पनामा कैनाल वही है जो हमने पढ़ा था, कहाँ पे आपका आती है पैसिफिक और अटलांटिक के बीच में, ओके। ये कनेक्ट कर रहा है किसको, अटलांटिक ओशन को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, इन द ईस्ट में, और किसके साथ, पैसिफिक ओशन के साथ वेस्ट में, ठीक है। इसके बाद क्या है, इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस पनामा इस्थुमस, ठीक है। इस्थुमस क्या है, ठीक है, ये सी है, ये सी है, इसके बीच में जो ये रास्ता है ना, जो ज़मीन से ज़मीन का, इसको हम इस्थुमस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस्थुमस बोलते हैं, ठीक है। इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द पनामा इस्थुमस बिटवीन पनामा सिटी एंड कोलोन, ठीक है। किसके बीच में, पनामा सिटी और कोलोन के बीच में। ये कोलोन का है आपका अटलांटिक में आ जाएगा, और ये पनामा सिटी कहाँ आ जाएगी आपकी, ये आपकी आ जाएगी पैसिफिक ओशन में, मतलब ये उसको कनेक्ट कर रही होगी या छू रही होगी उसको, ओके। यहाँ पर क्या है आपका, ये क्या है आपका, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, वो क्या है आपका कि जो यूएस है, अमेरिका ने इसका जो 8 किलोमीटर है, ठीक है, शुरुआत का 8 किलोमीटर और लास्ट का 8 किलोमीटर खरीद रखा है, या उसके अंदर आता है ये, ठीक है। और कैनाल की टोटल जो लेंथ है वो कितनी है, 72 किलोमीटर है, ये भी याद रखना, टोटल लेंथ कितनी है 72 किलोमीटर। 8 किलोमीटर इधर का, नॉर्थ का, साउथ का किसने खरीद रखा है, यूएस ने खरीद रखा है। इसमें लॉक सिस्टम से, कितने लॉक सिस्टम है, 6 लॉक सिस्टम है, 1 2 3 4 ऐसे करके क्या है, 6 लॉक सिस्टम है। लॉक सिस्टम क्या होता है, सपोज करो कि शिप यहाँ से जब यहाँ पे आएगी ना, तो यहाँ पर पानी क्या है, थोड़ा कम है, तो यहाँ पर पानी को डाल देंगे लॉक सिस्टम की मदद से, ओके। यही लॉक सिस्टम होता है, ठीक है, इतना समझ गए। इसके बाद क्या है कि इट शॉर्टन्स द डिस्टेंस बिटवीन न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को बाय 13,000 किलोमीटर बाय सी, ठीक है। ये पनामा कैनाल बनने की वजह से क्या हुआ कि न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच की डिस्टेंस कितनी कम हो गई, 13,000 किलोमीटर समुद्र के द्वारा, ठीक है, बाय सी लिखा है, ओके। इतना समझ गए पनामा कैनाल के बारे में। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका इनलैंड वाटरवेज। तो इनलैंड वाटरवेज क्या होता है, जैसे कि हमारा रिवर्स है, ठीक है ना, रिवर हो गया, कैनाल हो गया, लेक हो गया, कोस्टल एरियाज हो गया, ठीक है ना, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, इनलैंड के अंदर, जो हमारी कंट्री का अंदर अपना जो हमारी खुद की रिवर्स है, खुद का कैनाल है, खुद की लेक है, ओके। ये क्या हमारा एक इंपॉर्टेंट वाटरवे भी है, ठीक है ना, जो जैसे बोट्स वगैरह जो होती है आपकी, ठीक है ना, स्टीमर्स जो होती है, ठीक है, यहाँ पर इसके स्टीमर्स का यूज़ किया जाता है कि किसमें, ट्रांसपोर्ट में। क्या ट्रांसपोर्ट कर सकते हो आप, कार्गो वगैरह या पैसेंजर वगैरह। सपोज़ करो कि ये गंगा नदी है इलाहाबाद में, ठीक है ना, और यहाँ से हमको हल्दिया जाना है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। लैंड ट्रांसपोर्ट से जाएंगे तो महंगा पड़ेगा, तो हमने क्या किया कि गंगा नदी से होते हुए कार्गो के थ्रू सामान भेज दिया, सस्ता बैठ गया, आसानी से ट्रांसपोर्ट भी हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, ओके। यही क्या आपका इनलैंड वाटरवेज है, ठीक है। यहाँ पर जो मेजर फैक्टर्स है वो है रिवर की जो डेप्थ कितनी है, ठीक है, डेप्थ कितनी है, उसकी जो विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ठीक है, कंटिन्यूटी कितनी है, फ्लो कैसा है, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है हमारे पास, ये सब मैटर करता है इनलैंड वाटरवेज में, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा राइन वाटरवे। राइन वाटरवे क्या कनेक्ट कर रहा है आपका, राइन वाटरवे आपको कनेक्ट कर रहा है जर्मनी और नीदरलैंड को, ठीक है ना, जर्मनी और नीदरलैंड को कनेक्ट कर रहा है किसके साथ, बाकी के यूरोप के साथ, ओके। ये आपका 700 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। कहाँ से शुरू हो रहा है आपका, रोटरडैम से। कहाँ से शुरू हो रहा है आपका, रोटरडैम। रोटरडैम का आपका नीदरलैंड के अंदर है, ओके। एस इट इज़ माउथ ऑफ नीदरलैंड, कहाँ पर है, नीदरलैंड के माउथ में शुरू हो जाता है, ये नीदरलैंड के माउथ से शुरू हो जाता है, टू बेसल इन द स्विट्जरलैंड, ठीक है। बेसल एक जगह है कहाँ, स्विट्जरलैंड में, तो इसका एंडिंग पॉइंट बेसल होता है, ओके। कहाँ से शुरू होता है, नीदरलैंड से शुरू होता है, बेसल इसका एंडिंग पॉइंट होता है। इतना तो समझ गए ना, ठीक है। नीदरलैंड आएगा, फिर जर्मनी आएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, आपका लास्ट में क्या जाएगा, बेसल आ जाएगा, जो कहाँ है आपका स्विट्जरलैंड में। इतने याद कर लोगे, इसकी लेंथ याद कर लोगे, काफ़ी याद कर लिया। इसके बाद बाकी के पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर क्या है, रू रीजन है, जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, जर्मनी के अंदर है, ठीक है। रू रीजन है, यहाँ पे रू रीजन क्या हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है किसके साथ, राइन के साथ, फ्रॉम ईस्ट से, ओके। इसके अलावा यहाँ पर डजलडॉर्फ भी है, ठीक है, जो आपका राइन पोर्ट में है, ठीक है ना। इसके अलावा दिस वाटरवे इज़ वर्ल्ड मोस्ट हैवीली यूज, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्यों, क्योंकि इसके बीच में क्या है, इंडस्ट्रियल लिंकेज है बहुत ज़्यादा, ओके।
ईच ईयर मोर देन 20,000 ongoing ships एंड 2 लाख इनलैंड वेसल्स एक्सचेंज देयर कार्गोज। ठीक है, यहाँ पर 20,000 ओशन गोइंग शिप्स जो समुद्र में जाने वाली शिप्स है और 2 लाख जो आपके कंट्री के अंदर के इनलैंड वेसल्स है ना, वो अपने जो सामान है कार्गोस है उसको एक्सचेंज करते हैं। तो समझ रहे होंगे कि कितना बिजी है यहाँ पे, छोटी सी जगह पे कितना ज़्यादा एक्सचेंज हो रहा है गुड्स का। ओके, इट कनेक्ट द इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को कनेक्ट कर रहा है आपका, स्विट्जरलैंड के इंडस्ट्रियल एरिया को जर्मनी के, फ्रांस के, बेल्जियम के, नीदरलैंड के। ठीक है, इतने याद कर लोगे काफ़ी है। राइन वाटरवे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहाँ है, यूरोप के अंदर है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है वोल्गा वाटरवे। वोल्गा रिवर कहाँ है आपकी, रशिया के अंदर है, याद रखना। ठीक है, रशिया का जो डेवलप पार्ट है आपका उसको कनेक्ट करती है क्या, वोल्गा रिवर। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का काम करती है ये। ठीक है, ये जो वोल्गा है ये कहाँ तक जाती है आपकी, ये आपकी जाती है कैस्पियन सी तक का। कहाँ तक जाती है, कैस्पियन सी तक का। इसकी लेंथ कितनी है, 11,200 किलोमीटर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है आपका ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस सीवे। ठीक है, ग्रेट लेक कहाँ पर है आपकी, ये नॉर्थ अमेरिका में जो कनाडा और यूएसए है उसके बीच में है। कौन कौन सी है ग्रेट लेक, लेक सुपेरियर है, हुरॉन है, लेक एरी है, ओंटारियो है। ये इसके कुछ एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पर जो एक कनेक्टेड है, किसके द्वारा कनेक्टेड है, सो कैनाल के द्वारा। यहाँ पर एक कैनाल है जिसको हम बोलते हैं सो कैनाल एंड वेलनाट कैनाल। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सो कैनाल और वेलनाट कैनाल कहाँ पर है भाई, तो कहाँ है आपकी, नॉर्थ अमेरिका में है। ओके, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो लेक है वो कौन सा है, सेंट लॉरेंस सीवे है। ओके, समझ गए इतना। द एस्टोरी ऑफ सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस क्या एक इंपॉर्टेंट रिवर है। द एस्टोरी ऑफ सेंट लॉरेंस रिवर अलॉन्ग विद द ग्रेट लेक, ग्रेट लेक के साथ जो आपका ये जो आप कनेक्टिविटी है आपकी किसकी, सेंट लॉरेंस की, ये एक यूनिक कॉमर्शियल वाटरवे का काम करती है नदर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में। ओके, क्योंकि कनाडा और यूएसए के बीच में आपको किसी चीज़ का आदान प्रदान करना है, कार्गोस का या सामान वगैरह का, तो आप इनके थ्रू कर सकते हो। ठीक है, सस्ते में और काफ़ी एफिशिएंटली भी। ओके, इसके बाद है मिसिसिपी वाटरवे। मिसिसिपी वाटरवे कहाँ पर है आपका, यूएसए के अंदर है। ठीक है, मिसिसिपी ओहायो वाटरवे यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है यूएसए के इंटरनल पार्ट्स को। ठीक है, विद गल्फ ऑफ मैक्सिको के साथ। ओके, जो यूएसए का मैप है, ठीक है, इसमें यहाँ से आपका क्या है, मिसिसिपी ओहायो रिवर निकल ली है। ठीक है, मैक्सिको तक का। नेक्स्ट है एयर ट्रांसपोर्ट। तो एयर ट्रांसपोर्ट क्या हमारा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। मेरा सिंपल सी बात है ना, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है बीच में, इसलिए क्या है फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। बट क्या है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है, बीइंग फास्ट इट प्रीफर्ड बाय द पैसेंजर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। जो लंबी दूरी की यात्रा होती है जहाँ पर बहुत टाइम लग जाता है, तो वहाँ पे जो मोस्टली पैसेंजर्स हैं वो क्या करते हैं, जो एयर ट्रांसपोर्ट है उससे जाना पसंद करते हैं। ठीक है, जो वैल्यूएबल कार्गोस हैं आपका, ठीक है, कैन बी मूव रैपिडली, जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आपके महंगे और जल्दी से जल्दी किसी जगह पर पहुंचने वाले कार्गोस हैं, ठीक है, वो इसके थ्रू ले जाए जा सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड स्केल में। इट इज़ ऑफ्टन ओनली मीन्स टू रीच इनएक्सेसिबल एरियाज। जो आपके एरियाज है जहाँ पर आप रोड के थ्रू, रेल के थ्रू नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर भी आप एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट नो प्लेस इन द वर्ल्ड इज़ मोर देन 35 आवर अवे। आज के समय में दुनिया में कोई भी जगह 35 घंटे की दूरी से नहीं है। किसके वजह से, एयर ट्रांसपोर्ट के वजह से। ओके, मोर देन 250 कॉमर्शियल एयरलाइन ऑफर रेगुलर सर्विसेज टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, 250 से ज़्यादा कॉमर्शियल एयरलाइन वर्ल्ड के अंदर चल रही है और ये क्या है, आपको रेगुलर सर्विसेज दे रही है कंटिन्यूसली। ओके, रिसेंट डेवलपमेंट कैन चेंज द फ्यूचर कोर्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, आज के समय में जो डेवलपमेंट हो रहा है आपका एयर ट्रांसपोर्ट पर टेक्नोलॉजी में, वो क्या कर सकता है, ट्रांसपोर्ट का माध्यम को एकदम बदल के रख सकता है इन द फ्यूचर। ओके, एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में बहुत कॉमन चीज़ें हैं, बहुत आम चीज़ें हैं जो आपको आती होंगी, बस एक बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। ओके, इसके बाद इंटरकॉन्टिनेंटल एयर रूट्स। तो जो जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल रेल लाइन थी या इंटरकॉन्टिनेंटल हाईवेज थे, वैसे ही आपका इंटरकॉन्टिनेंटल एयर रूट भी होता है। तो ये क्या होता है, इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर देयर इज अ डिस्टिंक्ट ईस्ट वेस्ट बेल्ट ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल एयर रूट। नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर जो ईस्ट वेस्ट बेल्ट है, इंटरकॉन्टिनेंटल एयर रूट है। ठीक है, डेंस नेटवर्क एग्जिस्ट इन द ईस्टर्न यूएसए। जो यूएसए का ईस्टर्न पार्ट है ना, ठीक है, ईस्ट वाला पार्ट है, और जो वेस्ट यूरोप है, यूरोप का वेस्ट वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका डेंसली क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट है। इसके अलावा क्या है, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, वो भी क्या है, डेंसली एयर ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे। ओके, इसके अलावा जो यूएसए है, यूएसए अलोन अकाउंट फॉर 60% ऑफ एयर वेज ऑफ द वर्ल्ड। 60% जो एयरवेज वर्ल्ड के हैं वो कहाँ हैं, अकेले यूएसए के अंदर है। ओके, न्यूयॉर्क हो गया आपका, लंदन है, पेरिस है, एम्स्टर्डम है, फ्रैंकफर्ट है, रोम हो गया, मॉस्को हो गया, कराची, न्यू दिल्ली, मुंबई, बैंकॉक,
सिंगापुर, टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, शिकागो। ठीक है, क्या कुछ नोडल पॉइंट है, मतलब एक इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं किसके लिए, ठीक है, आपका एयर ट्रांसपोर्ट के लिए पूरी दुनिया में, ऑल कॉन्टिनेंट में। ओके, तो यहाँ से हमें एक चीज़ जो समझ में आती है वो ये आती है कि यूएसए के अंदर ना जो रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, हाईवे का ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ होगी ना, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट होगा। इतना समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दिस नेक्स्ट है पाइपलाइन। ओके, तो पाइपलाइन क्या है, पाइपलाइन हमारी एक्सटेंसिवली यूज़ होती है किसके लिए, लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लिक्विड या फिर गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे कि वाटर हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या नेचुरल गैसेस हैं, ठीक है, इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, अब इनके ट्रांसपोर्ट में क्या है, कोई भी अनइंटरप्टेड चीज़ें ना आई, कोई भी बैरियर ना आए, इसलिए सिंपली एक पाइप को बना दिया जाता है जिससे कंटिन्यूसली जो पेट्रोल है, गैस है, वाटर है, इनकी सप्लाई होती रहती है। ठीक है ना। ओके, इसके बाद क्या, वाटर सप्लाई थ्रू पाइपलाइन इज़ फैमिलियर टू ऑल। हम लोग वाटर सप्लाई को जानते हैं पाइपलाइन के थ्रू, घर में भी वही आती है। ठीक है, पर जो आजकल कुकिंग गैस है, एलपीजी वगैरह है, वो भी हमारी पाइपलाइन के थ्रू पूरी दुनिया में सप्लाई की जाती है। ओके, पाइपलाइन कैन ऑल्सो यूज टू ट्रांसपोर्ट लिक्विफाइड कोल। जो लिक्विफाइड कोल होता है उसको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, न्यूजीलैंड में तो मिल्क तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है भैया इसके अंदर। ओके ना, फार्म से, ठीक है, फैक्ट्रीज तक का ले जाने के लिए। अमेरिका के अंदर एक पाइपलाइन है जिसको हम बोलते हैं बिग इंच। ठीक है, इस वन सच फेमस पाइपलाइन विच कैरीज पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम को कैरी करती है कहाँ से, कहाँ तक, फ्रॉम द ऑयल वेल्स ऑफ द गल्फ ऑफ मैक्सिको टू द नॉर्थ ईस्ट स्टेट तक का। ओके, इसके बाद अबाउट 17% ऑफ ऑल फ्रिगेट पर टन किलोमीटर इज कैरीड थ्रू पाइपलाइन इन यूएसए। यूएसए के अंदर कहना है कि 17% जो फ्राइट है वो आपकी जाती है किसके थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू। ओके, तो समझ रहे होंगे कि पाइपलाइन क्या है, एक काफ़ी अच्छा माध्यम है किसका, ट्रांसपोर्टेशन का, जो क्या रहता है, अनइंटरप्टेड रहता है बाकी चीज़ों से। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। जैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके बाद हमने कम्युनिकेशन भी पढ़ना था। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ना, और जो कम्युनिकेशन होता है उसको लिंक कर सकते हैं कैसे। पहले के समय में आपको यहाँ से यहाँ तक कोई बात पहुँचानी है तो आप खुद चल के जाएंगे या आप किसी को भेजेंगे, यानी कम्युनिकेशन क्या है, वो आपका ट्रांसपोर्टेशन ही है कि आप ट्रांसपोर्ट करके किसी से कोई ना कोई बात कह रहे हो। ठीक है, आज के समय में इंटरनेट है वगैरह वगैरह, बट पहले नहीं था। इसी वजह से हम लोग ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को साथ में बोलते हैं। ओके, तो ह्यूमन बीइंग क्या है ना कि उसने बहुत सारी जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है उसको यूज़ किया हुआ है, जैसे कि टेलीग्राफ वगैरह, टेलीफोन वगैरह। जो आपका अर्ली मिड 18 सेंचुरी था ना, तो वहाँ पे अमेरिकन टेलीग्राफ या टेलीफोन कंपनी जो थी AT&T, ठीक है ना, इसकी मोनोपोली चलती थी किसमें, टेलीग्राफ में या टेलीफोन में। ठीक है ना, किसकी, यूएसए की जो टेलीफोन इंडस्ट्री है उसकी। ठीक है, आज के समय में भी जो टेलीफोन वगैरह है ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जाने वाला मोड है कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, इन डेवलपिंग कंट्रीज द यूज़ ऑफ सेल फोन मेड पॉसिबल बाय सैटेलाइट। जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पर जो सेल फोन का जो यूज़ पॉसिबल हो पाया है दुनिया के अंदर, उसके अंदर जो मेजर चीज़ है रिस्पॉन्सिबल वो है आपकी सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट ने आपका रूरल कनेक्टिविटी में भी काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है, क्योंकि वायर वगैरह नहीं चाहिए, सैटेलाइट से डायरेक्टली कनेक्ट हो जा रहा है। ओके, इसके बाद पहला जो मेजर यूज़ आया था आपका, ठीक है, कम्युनिकेशन के अंदर जो सबसे मेजर था वो था आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये क्या होते हैं, सिक्योर होते हैं और डेटा को ईजिली ट्रांसफ़र कर देते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में। ओके, दीज अलाउ लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ डेटा टू बी ट्रांसमिटेड रैपिडली, सिक्योरली एंड वर्चुअली एरर फ्री। बहुत आसानी से एरर फ्री डाटा को सिक्योरली ट्रांसमिट कर लेते हैं। ओके, इन द 1990s टेलीकम्युनिकेशन स्लोली मर्ज विद कंप्यूटर। 1990s में टेलीकम्युनिकेशन मर्ज हुआ था कंप्यूटर के साथ टू फॉर्म इंटीग्रेटेड नेटवर्क टर्म एज इंटरनेट। ओके, इंटरनेट क्या है, अगर डेफिनेशन आएगी तो लिख सकते हो कि 1990s में क्या हुआ था, टेलीकम्युनिकेशन स्लोली मर्ज हो गया था कंप्यूटर के साथ। इसी इंटीग्रेटेड नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरनेट। ओके, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है ना, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि इंटरनेट क्या है कि आज के समय पे जो एक बहुत बड़ा जो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है ना, जो कनेक्ट कर रहा है हज़ारों करोड़ों लोगों को दुनिया के अंदर, ठीक है ना, दुनिया भर की कंट्रीज़ में, उसके लिए एक बहुत अच्छा जरिया है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट इमर्ज एज अ न्यू एरिया, ठीक है, न्यू एरिया ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिंस 1970s। 1970s के बाद क्या हुआ, कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट के थ्रू है वो स्टार्ट हुआ। इनके पीछे जो मेजर रोल था वो किसका था, यूएसए और यूएसएसआर के बीच की जो स्पेस रेस है ना उसका। इसके बाद इंडिया हैज़ ऑल्सो मेड ग्रेट स्लाइड्स इन सैटेलाइट डेवलपमेंट। आज के समय में तो स्पेशली इंडिया ने सैटेलाइट डेवलपमेंट में काफ़ी काम किया है। इंडिया की जो पहली सैटेलाइट थी वो थी आपकी आर्यभट्ट, जो लॉन्च हुई थी 19 अप्रैल 1979 के अंदर। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की पहली सैटेलाइट कब लॉन्च हुई थी। ठीक है, 19 अप्रैल 1979 के अंदर।
ठीक है। दूसरी कब लॉन्च हुई थी इसके बाद? भास्कर 1 1979 के अंदर, फिर रोहिणी 1980s के अंदर, ठीक है। ऑन 18 जून 1981 अब जो एप्पल है आपका, एप्पल का मतलब है यहाँ पे एरियल पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट जो हुआ था, ठीक है, ये लॉन्च हुआ था आपका एरियन रॉकेट के थ्रू, ठीक है ना। इसके बाद भास्कर है, चैलेंजर है, इनसेट 1 भी है, ठीक है। ये क्या है आपका? भास्कर, चैलेंजर, इनसेट 1 भी, ठीक है ना। ये क्या आपका लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, इनके द्वारा आप क्या कर सकते हो? लंबी दूरी में बातें कर सकते हो सैटेलाइट की मदद से, ठीक है। टेलीविज़न, टीवी वगैरह चला सकते हो, रेडियो वगैरह इफेक्टिवली चला सकते हो, ठीक है। आज के समय में तो वेदर जो फॉरकास्टिंग तक होती है, ठीक है ना, जो टेलीविज़न के थ्रू, वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट हो पाया है आपके लिए, किसकी मदद से? सैटेलाइट कम्युनिकेशन की मदद से, ओके। तो यही है आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंटरनेट की मदद से, सैटेलाइट की मदद से जो आपका कम्युनिकेशन हो पाता है उसी को हम बोलते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ओके। इसके बाद सैटेलाइट टच ह्यूमन लाइफ्स इन मैनी वेज। एवरी टाइम यू यूज़ अ सेल फोन टू कॉल अ फ्रेंड, send an SMS or watch a popular program on cable television, you are using satellite communication, okay। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ होती है, कॉमन चीज़ें हैं, इतना समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लास्ट है साइबर स्पेस इंटरनेट। तो साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है? तो साइबर स्पेस इज़ अ वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज्ड स्पेस, ठीक है। साइबर स्पेस से हम लोग क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज्ड स्पेस, ठीक है। इट इनकम्पास्ड बाय इंटरनेट सच एस वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इसको हम जोड़ सकते हैं किसके साथ? साइबर स्पेस इंटरनेट को वर्ल्ड वाइड वेब के साथ, ठीक है ना। इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वर्ल्ड है, क्या है? डिजिटल वर्ल्ड है फॉर कम्युनिकेटिंग और एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ओवर कंप्यूटर नेटवर्क विदाउट फिजिकल मूवमेंट, ठीक है। साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है? यहाँ पर हम फिजिकल मूवमेंट के बिना क्या कर सकते हैं? इन्फॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं, ठीक है, या कम्युनिकेट कर सकते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में, ओके। इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड टू एज इंटरनेट, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट, ओके। देयर वर लेस देन 50 मिलियन इंटरनेट यूज़र 1955 तक का, 1955 तक का जो 50 मिलियन से भी कम इंटरनेट यूज़र थे, पर 2000 आते आते ये 50 मिलियन से बढ़ के कितने हो गए? 400 मिलियन, यानी कि 40 करोड़ हो गए 5 करोड़ से सिर्फ 5 सालों के अंदर। एंड ओवर 2 बिलियन इन 2010, 2010 तक का कितने हो गए? ये हमारे 2 बिलियन, यानी कि 200 करोड़ के आसपास हो गए, ठीक है। इसके बाद इन द लास्ट फ्यू ईयर देयर हैज़ बीन शिफ्ट अमंग द ग्लोबल यूजर्स, ठीक है, एक शिफ्ट मिला है ग्लोबल यूजर्स का फ्रॉम यूएसए टू डेवलपिंग कंट्रीज़। अब क्या हुआ ना कि इंटरनेट क्या है ना कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल हो चुका है, जिसके वजह से जो ग्लोबल यूजर्स हैं आपके इंटरनेट के, वो आपका डेवलपिंग कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, ओके। आफ्टर दिस द परसेंटेज शेयर ऑफ यूएसए हैज़ ड्रॉप फ्रॉम 66% इन 1995। जो यूएसए के अंदर 66% जो लोग हैं दुनिया के, वो इंटरनेट यूज़ कर रहे थे, ठीक है। और 2005 तक आते आते वो खाली कितने रहे? 25% रहे, ठीक है ना, बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले। इसका मतलब ये नहीं है कि यूएसए में इंटरनेट यूजर्स डाउन गए हैं, इसका मतलब क्या है कि दुनिया भर में लोगों ने इंटरनेट को ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, तो इसके वजह से यूएसए का परसेंटेज वर्ल्ड के मुकाबले कम हुआ है। लेकिन यूएसए के अंदर इंटरनेट यूजर्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हैं, ओके ना। दुनिया में इंटरनेट यूज़ बढ़ा है, अमेरिका में कम नहीं हुआ है, ठीक है। ये लाइन ये नहीं कह रही है कि यूएसए में कम हुआ है, ये जस्ट ये बताने चाह रही है कि दुनिया में इंटरनेट यूजर्स बढ़े हैं, ओके। इसी वजह से परसेंटेज वाइज यूएसए का शेयर कम हुआ है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो पहला है द ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवेज रन बिटवीन। जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवेज है ये कहाँ से कहाँ जाता है? सबसे पहले तो ये आपका जाता है कहाँ पे? आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ऑस्ट्रेलिया की सिटीज़ कौन सी दिख रही है आपकी? डार्विन और मेलबर्न। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, ओके। इसके बाद विच कंट्री हैव द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क, ठीक है। कौन सी कंट्री के पास क्या है? हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क है। तो इन सभी ऑप्शन में से यूएसए सही लग रहा है, उसी को टिक मारेंगे, ओके। आफ्टर दिस बिग ट्रंक रूट रन थ्रू, जो बिग ट्रंक रूट है हमने पढ़ा था कहाँ, ये आपका यूएसए के अंदर है। कहाँ है? यूएसए के अंदर है। तो क्या जाएगा? नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है तो बिग इंच पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। तो बिग इंच पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट करती है क्या? ट्रांसपोर्ट करती है पेट्रोलियम को, हमने पीछे पढ़ा हुआ था। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज लिंक बाय चैनल टनल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पेरिस और लंदन, ठीक है। ये कनेक्ट है इसके द्वारा, चैनल टनल के द्वारा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस इन 30 वर्ड्स। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन इन माउंटेन, डेजर्ट एंड फ्लड प्रोन एरियाज।
तो ऑब्वियसली बात है, देखो ना, जो माउंटेनस रीजन्स होंगे वहाँ पे स्टीप स्लोप होता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है डेंसली रोड नेटवर्क को बनाना। डेजर्ट रीजन में क्या होता है, पॉपुलेशन बहुत कम रहती है, ठीक है ना, तो पॉपुलेशन कम रहेगी तो वहाँ पे ऑलरेडी जो है रोड ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम होगा, ठीक है ना, और डेंसली नहीं बना सकते। या रेत में भी जो रोड बनाना क्या है, पॉसिबल नहीं है। और वैसे ही जो फ्लड प्रोन एरियाज़ होंगे वहाँ पर क्या है कि रोड जो है ना, जो ज़मीन जो है ना, ये ज़मीन जो होती है ना वो स्टेबल नहीं रहेगी, ठीक है ना, ज़मीन क्या है, हिलते रहेगी। तो जो ज़मीन जो स्टेबल नहीं है वहाँ पे रोड बनाना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो ये क्या है आपका प्रॉब्लम है रोड ट्रांसपोर्टेशन की, माउंटेन में, डेजर्ट में, फ्लड प्रोन रीजन्स में। ओके, आफ्टर दिस ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज, ठीक है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज क्या होता है, पीछे पूरा पढ़ा था हमने, जो दो एंड को कनेक्ट करती है किसी कॉन्टिनेंट के, उसको हम बोलते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज। इनका इंपॉर्टेंट क्या होता है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट होता है इनका। ओके, आफ्टर दिस व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट का एडवांटेज क्या होता है भैया, चीप होता है, बल्कि सामान को ले जाने की काम आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जब से वो पोर्ट वगैरह बनने लगे हैं तब से कार्गोज को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है। ये इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे किसके, वाटर ट्रांसपोर्ट के। ओके, इसके बाद इलेस्यूरेट द स्टेटमेंट इन अ वेल मैनेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। वेरियस मोड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ठीक है। वेरियस मोड क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट करते हैं ईच अदर को। तो भैया आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को समझाना है। रेल हो गया, ठीक है, रोड हो गया, ठीक है, रेल, रोड, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। और ये बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से रेल, रोड, ठीक है ना, वाटर, एयर, ये एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ठीक है ना। कैसे मदद कर रहे हैं भैया, जहाँ पर रोड नहीं जा सकती वहाँ पर रेल काम कर लेती है, जहाँ पर रेल वर्क नहीं कर सकती, रोड नहीं कर सकती, वहाँ पर एयर ट्रांसपोर्ट कर सकता है, जहाँ पर हैवी और बल्कि सामान को ट्रांसपोर्ट करना है वहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट क्या कर लेता है, हेल्प कर लेता है। ओके, इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है। आफ्टर दिस, विच आर द मेजर रीजन्स ऑफ वर्ल्ड हैविंग डेंस नेटवर्क ऑफ एयरवेज। पीछे पूरा लिखा है हमने कि कौन कौन से जो एरियाज है यहाँ पे जो डेंस नेटवर्क हैं एयरवेज के वो हैं, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स है, जो इंपॉर्टेंट नोडल्स हैं वो हमने डिस्कस किया हुआ है पीछे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, आफ्टर दिस, व्हाट आर द मोड्स बाय विच साइबर स्पेस विल एक्सपेंड द कॉन्टेम्प्रेरी इकोनॉमी एंड सोशल स्पेस ऑफ ह्यूमन, ठीक है। जो कौन कौन से मोड्स हो सकते हैं साइबर स्पेस के जो एक्सपेंड करेंगे कॉन्टेम्प्रेरी इकोनॉमीज को एंड सोशल स्पेस ऑफ ह्यूमन। तो भैया आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि साइबर स्पेस का मतलब क्या है, इंटरनेट, जो हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है ना। इंटरनेट ने किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी को बदला है, कैसे उसकी ज़िंदगी के अंदर आए हुए हैं। यूएसए में कैसे एक समय में 66% पॉपुलेशन नेट चलाती थी, लेकिन इसके बाद क्या है कि इंटरनेट का जो एक्सेस है वो दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो यूएसए 2005 तक की खाली 25% आबादी यूएसए के इंटरनेट को एक्सेस कर पाई थी, क्योंकि बाकी दुनिया क्या है, बाकी दुनिया में भी परसेंटेज वाइज क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स बढ़े हैं, ठीक है ना। तो इंटरनेट क्या है, पूरी दुनिया में फैल चुका है आज के समय में, चाहे आपकी टेली शॉपिंग हो, ठीक है ना, आपका कोई बिजनेस हो, ठीक है ना, या आपका जो मतलब एजुकेशन हो, वो भी क्या हो जा रही है, आपकी इंटरनेट के साथ जुड़ जा रही है। आफ्टर द कोविड पैंडेमिक बहुत सारी चीज़ें क्या हो गई है, ऑनलाइन हो गई है, ठीक है ना। तो आज के समय में पूरा एक स्पेस बन चुका है किसका, इंटरनेट का, उसी को हम साइबर स्पेस बोल रहे हैं। और यही क्या कर रहा है, साइबर स्पेस आज के समय में इंसान की ज़िंदगी में हर चीज़ को कनेक्ट करने का काम कर रहा है और एक नई फॉर्म की जॉब्स को लेके आ रहा है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट बेस्ड जॉब्स। तो यही इसके अंदर एक्सप्लेन करना है हमको कि वो मोड्स क्या हो सकते हैं बाय विच साइबर स्पेस विल एक्सपेंड द कंटेम्प्रेरी इकोनॉमीज एंड सोशल स्पेस ऑफ ह्यूमन, ठीक है ना। इंटरनेट के मोड्स बताने हैं कि हम कैसे इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो इकोनॉमी और सोशल स्पेस को बूस्ट कर सकते हैं। वो एग्जांपल देना है आपको नॉर्मली यहाँ पे, ठीक है ना, जो हम लोग यूज़ करते हैं डेली बेसिस में, ठीक है, इंटरनेट का, और जिस तरीके से वो हमको हेल्प कर रहा है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे वो बिजनेस हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो होप कि आप इस चैप्टर को समझ चुके हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, so please subscribe our channel. Thank you for watching.